अध्याय 411 शरीर को ढाल के रूप में उपयोग करना भाग 3। ये जियाओली का मुंह कोने पर घूम गया। इसे देखो, उसने तुम्हारे लिए इतना कष्ट सहा और तुम अब भी उसे भूल गए हो। ये कहते हुए उसने अपना हाथ उठाया और कैर के सामने एक हरे रंग की स्क्रीन दिखाई। इसका डिस्प्ले बीच में थोड़ा विकृत था, लेकिन प्रकाश और छाया के निशान दिखाई दे रहे थे। हरे रंग की स्क्रीन अभी भी 1 मीटर आकार तक पहुंच गई और बीच में एक स्पष्ट दृश्य दिखाई दिया। लॉन्ग हाओचेन और कैयर की चित्र छवि और उनके समूह के आसपास राक्षसों का दृश्य दिखाई दिया। तस्वीर में लॉन्ग हाओचेन की प्रत्येक हरकत संक्षिप्त और सटीक थी और उसने बार बार कैयर पर किए गए वार को रोकने के लिए अपने शरीर का उपयोग करने में कोई झिझक नहीं दिखाई। यहाँ तक कि इस रूप को देखकर भी ये स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था कि लॉन्ग हाओचेन का शरीर फट गया था, क्योंकि उन्हें जीवन ऊर्जा की भारी हानि हुई थी। हालांकि कैयर जो खुद को उससे बचा रहा था, उसे थोड़ी सी भी चोट नहीं आई थी, और जब वह इतनी राक्षसी शक्ति से घिरा हुआ था, तब भी जो एकमात्र व्यक्ति घायल हुआ था वह लॉन्ग हाओचेन था। दृश्य तेजी से बदला, लेकिन ये छोटा सा रिकॉर्ड किसी को भी आश्चर्य से भर देने के लिए काफी था। कैयर की नजर अभी भी खाली थी, लेकिन उसमें पहले जैसी ठंडक और घबराहट नहीं थी। उसने खुद से कहा, क्या यह मैं हूं? क्या सचमुच मैं हूं? मैं कौन हूं? एक और व्यक्ति उससे भी अधिक सदमे की स्थिति में था, और वह ये था। फोटो में निराशाजनक दृश्य को देखकर उसे अंततः समझ में आया कि इस युवा सवार को इतनी बड़ी चोटें क्यों लगी। उसने केवल कैयर की रक्षा के लिए उन्हें सहन किया। उन्होंने ऐसा करने के लिए अपने जीवन को बदलने के बारे में 2 बार भी नहीं सोचा। यदि ये जियाओली का शीघ्र आगमन नहीं होता, यदि वह इससे नहीं मरता, तो उसे निश्चित रूप से परिणाम भुगतना पड़ता, या शायद जीवन भर के लिए अपंग भी हो जाता। एक आदमी को एक लड़की के लिए इतनी दूर जाने के लिए उसे कुछ और साबित करने की जरूरत नहीं थी। इसके विपरीत छवि में उसने बाओ को भी देखा, लेकिन वह अपनी पूरी ताकत से हमला कर रहा था, लॉन्ग हाओचेन और कैयर को मारने की कोशिश कर रहा था। ये गहरी सोच में थी। जिस समय उसने लॉन्ग हाओचेन के समूह पर हमला किया, बाओ क्या सोच रहा था? उसका चेहरा पीला पड़ गया और शिकायत ने उसके भीतर की शिकायत को बदल दिया। जब उसने कैयर पर नजर डाली, तो वह कुछ सच्ची ईर्ष्या या शायद कुछ ईर्ष्या दिखाने से खुद को नहीं रोक सकी। हालांकि अगर वह उसे पहले से जानती होती, तो वह किसी भी कीमत पर उसका दिल चुरा लेती। लेकिन उसने केवल खेदजनक दृष्टि प्रकट की, इससे अधिक कुछ नहीं किया। अब उसमें वास्तव में उसके लिए लड़ने की हिम्मत नहीं थी। स्क्रीन धुंधली होने के बाद कैयर अभी भी यही खड़ा था, पहले की तरह वही शब्द दोहरा रहा था, और अधिक उन्मत्त लग रहा था। लॉन्ग हाओचेन हिलने डुलने में असमर्थ था, अन्यथा वह उसे अपनी बाहों में पकड़ने और उसके डरे हुए दिल को सांत्वना देने में कोई कसर नहीं छोड़ता, भले ही उसके हिस्से में वह विशाल दरांती भी होती। अपना हाथ हिलाते हुए ये शियाओली ने कहा, अरे, अब आप समझ गए, है ना? वह तुम्हारा आदमी है। यदि आप यह नहीं चाहती, तो मुझे यकीन है कि कई अन्य लड़कियां इस पर लड़ेंगी। लेकिन कैयर ने उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया, बस वहीं खड़ा एकटक घूरता रहा और खुद से वही शब्द बुदबुदाया। जियाओली, कैयर के बारे में क्या? लॉन्ग हाओचेन ने झिझकते हुए पूछा। ये जियाओली ने उसकी ओर देखा और एक कड़वी मुस्कान प्रकट की, मुझे तो पता भी नहीं। भगवान के चुने हुए व्यक्ति के जागरण के दौरान उस व्यक्ति की आत्मा में निश्चित रूप से जागृति होगी। हालांकि उनकी जागृति ऊर्जा पहले ही पूरी तरह से अवशोषित हो चुकी थी, लेकिन उनकी आत्मा को जागृत करने की प्रक्रिया में एक समस्या उत्पन्न हुई होगी। इससे उसके मस्तिष्क पर असर पड़ा होगा और संभवतः उसकी यादें अस्थायी रूप से नष्ट हो गईं। तो क्या आपके पास उसकी मदद करने का कोई तरीका है? लॉन्ग हाओचेन ने झिझकते हुए पूछना जारी रखा। ये शियाओली ने कंधे उचकाए, मैं भगवान नहीं हूं, यहां तक कि भगवान भी सर्वशक्तिमान नहीं है। मानव मस्तिष्क की संरचना बहुत जटिल होती है और उनमें से प्रत्येक की आत्मा पूरी तरह से अद्वितीय होती है। मैं शरीर के घावों को ठीक कर सकता हूं, लेकिन चूंकि उसकी आत्मा और मस्तिष्क पर असर पड़ा था, जो उसकी आत्मा से जुड़ा है, उसे कोई तांत्रिक भी ठग तो क्या कभी ठीक नहीं होगा? जू जियाओली ने उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। प्रचलित मंत्रों में से लोगों की याददाश्त को कोई नहीं मिटा सकता, यह आत्मा और जीवन लेने से अलग है। इस तरह किसी की यादें मस्तिष्क में समाहित हो जाती हैं, इसलिए उनकी यादें वास्तव में गायब नहीं हुई।
केवल उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तन के साथ मृत्यु के देवता के रूप में उसके चुने जाने के दौरान जागृति के दौरान उन्हें एक स्क्रीन जैसी किसी चीज द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। ये वैसा ही है जब आपको अपनी साधना के दौरान किसी बाधा का सामना करना पड़ा था। जब तक वह इस स्क्रीन में प्रवेश करती है, उसकी यादें ड्यू स्वाभाविक रूप से लौटें। आमतौर पर आपके लोगों की खेती में आने वाली बाधाओं को तोड़ने के लिए समझ और निरंतर खेती की आवश्यकता होती है, लेकिन इस तरह की स्क्रीन के लिए आपको इसे अच्छी तरह से व्यवहार करने और इसकी यादों को इकट्ठा करने की कोशिश करने की आवश्यकता होगी, संभवतः स्क्रीन को तोड़ने के लिए। बात सिर्फ इतनी है कि उनकी हालत काफी गंभीर लग रही है। बहुत अधीर मत होइए, आपको चाहिए कि वह सबसे पहले आपको अपने साथ स्वीकार करे। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी और मदद दूंगा। शायद उसे थोड़ी देर के लिए सुलाने से उसे कुछ फायदा होगा। ऐसा कहते हुए ये शियाओलेई ने कयर की ओर अपना मुंह थोड़ा सा खोला, जिससे गहरे हरे रंग की धुंध निकल गई जो कयर की ओर तैरने लगी। कैरी का भयभीत रूप धीरे धीरे शांत हो गया, मानो वह गहरी हरी धुंध बहुत सुखद थी। हल्के से सांस लेते हुए उसकी अभिव्यक्ति धुंधली हो गई और जल्द ही वह धीरे से जमीन पर गिर पड़ी, पहले से ही सो रही थी। धन्यवाद ज़ियाओली, मैं इस एहसान को हमेशा अपने दिल में रखूंगा। वह सचमुच एक जीवन रक्षक थी, लॉन्ग हाओचेन ने दृढ़ता से कहा। यह अधिक स्पष्ट था कि उसकी चोटें कितनी गंभीर थीं और ये शियाओलेई को निश्चित रूप से उसे ठीक करने के लिए उचित मात्रा में मानसिक और शारीरिक प्रयास करने की आवश्यकता थी। वह दूसरों की प्रशंसा करने में माहिर नहीं थे, लेकिन इस प्रकार के उपकार को उन्होंने अपने हृदय में गहराई से अंकित कर लिया। यह एकमात्र मौका नहीं था जब ये ज़ियाओलेई ने उसकी मदद की थी और उसे मायावी स्वर्ग में उससे किया गया वादा स्पष्ट रूप से याद था। असंतुष्ट ये ज़ियाओलेई ने उत्तर दिया, मुझे धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है। ऐसा हम दोनों के बीच हुए समझौते के कारण हुआ। हालांकि भविष्य में सावधान रहें। तुम्हें बहुत चोट लगेगी तो मैं भी असहाय हो जाऊंगा। मुझे अब जाना होगा, यहाँ मौत का माहौल सचमुच बहुत कष्टप्रद है। हालांकि मेरे पास ये स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि यह जादूगर अपने जीवनकाल के दौरान एक भयानक अस्तित्व में रहा होगा। हमारा वादा मत भूलना। लॉन्ग हाओचेन ने सिर हिलाया, मैं ये करने का वादा करता हूँ, चाहे कुछ भी हो, मुझे अभी भी आपको धन्यवाद देना है। उसने बहुत समय पहले ये ज़ियाओली को एक छोटी लड़की के रूप में देखना बंद कर दिया था। इल्यूस्ट्री पैराडाइज की यह युवा महिला न केवल बुद्धिमान थी, बल्कि उसके पास इतना ज्ञान भी था कि वयस्क उससे ईर्ष्या कर सकते थे। ये ज़ियाओली के मन में अचानक कुछ विचार आए और दृढ़ता से कहा, आपकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हालांकि आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। यद्यपि यह नेक्रोमेंसर प्रकाश तत्व का है, जो इस क्षेत्र में अत्यंत दुर्लभ है, उसकी विरासत का आपके लिए कोई मुकाबला नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी शक्ति में भारी द्वेष समाहित है, जिसे आप सहन नहीं कर सकते। यदि आप उनकी विरासत को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, तो संभवतः आप इस द्वेष से प्रभावित होंगे और जल्द ही उनके जैसे बन जाएंगे। यह ऐसी चीज है जिसे आप बदल नहीं सकते। इस कारण से आप इस नेक्रोमेंसर टॉवर में प्रशिक्षण जारी रख सकते हैं, लेकिन अंतिम चरण को कभी पार न करें, चाहे कुछ भी हो। दूसरे शब्दों में, आप कभी भी इस टावर की सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश नहीं करेंगे। भ्रमित होकर लॉन्ग हाओचेन ने पूछा, क्या इस शिकायत को दूर नहीं किया जा सकता? ये ज़ियाओली ने सिर हिलाया, कम से कम आप नहीं कर सकते। उसके समान तत्व का होना। यदि आपको उसकी शक्ति विरासत में मिली है, तो प्रकाश की देवी भी आपको इस प्रकार के क्रोध से बचाने में सक्षम नहीं होगी, और आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपकी प्रेमिका, जो अपनी यादें खो चुकी है, इसके प्रति अधिक अनुकूल है। ऐसा होने पर मृत्यु के देवता की शक्ति अत्यधिक है। हालांकि इस जादूगर ने आपको पहले ही चुन लिया है और इसे बदलने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। किसी भी तरह मेरी बात सुनो और तुम ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करूंगा। ठीक है, फिर मैं चला जाऊंगा। मुझे अपने शब्द याद हैं। ऐसा कहते हुए ये शियाओलेई ने अपनी उंगली शून्य में उठाई और एक बार फिर रोशनी का वह हरा दरवाजा खोल दिया। एक कदम आगे बढ़ाते हुए छोटी लड़की ने अपनी पूंछ अपने सिर पर लहराए और हरी रोशनी में गायब हो गई। उसे फीका पड़ता देख लॉन्ग हाओचेन की आंखें कृतज्ञता से चमक उठीं। लेकिन जल्द ही उनकी जगह चिंताओं ने ले ली, यहाँ तक कि उसे ये भी भ्रम हुआ कि कयर अपनी यादें खो रही है। चूंकि ये ज़ियाओली भी उसका इलाज करने में असमर्थ था, उपचार शायद केवल खुद पर भरोसा करके ही संभव था। ये कृपया मुझे बैठने में मदद करें। लॉन्ग हाओचेन ने पास में ये से पूछा। कयर के प्रति अपनी चिंताओं के कारण उसे ये भी ध्यान नहीं आया कि ये की मानसिक स्थिति में कुछ गड़बड़ थी।
लॉन्ग हाओ चेन की आवाज सुनकर यू ये थोड़ा चौंक गया और अनजाने में उसके साथ जुड़ गया और उसे क्रॉस लेग बैठने की स्थिति में रख दिया। क्या उस लड़की ने नहीं कहा कि तुम्हें आराम करना चाहिए? आप क्या कर रहे हैं? यू ये ने अपनी आवाज में संदेह के साथ पूछा। लॉन्ग हाओ चेन ने मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया, अब जब कईर ने अपनी यादें खो दी हैं, तो मुझे जल्द से जल्द ठीक होना चाहिए। अन्यथा मैं इसकी देखभाल कैसे कर सकता हूँ? शांत रहो, जब मुझ में ताकत वापस आ जाएगी तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। अकेले मैं कईर द्वारा आपके शरीर पर छोड़े गए प्रतिबंध के बारे में चिंतित हूँ। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, क्या आपने उसे दूर भेज दिया, लेकिन मैं निश्चित रूप से उसकी यादें जल्द से जल्द वापस लाने में उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आप उससे छुटकारा पा सकें। यू ये ने सिर हिलाया, कोई जरूरत नहीं, प्रतिबंध पहले ही हटा दिया गया है। जिस क्षण आप उसे यहाँ वापस लाए, मैंने देखा कि वह मेरे शरीर से गायब हो गई। इसका संबंध आपकी सचेतन जागृति से होना चाहिए। लॉन्ग हाओ चेन, मैं उस समय के लिए आभारी हूँ जब आपने राक्षस क्षेत्र की सीमा पर मेरे यू ये कारवां को बचाया, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मैंने आपको काफी सहायता भी प्रदान की है। मुझे लगता है कि उस समय आपकी दयालुता को पुरस्कृत करने के लिए यह पर्याप्त था। अब से हम कोई रिश्ता नहीं रखेंगे और भविष्य में मुझे फिर से असंभव परिस्थितियों में मत डालना। आपकी वर्तमान खेती को देखते हुए आप मेरी व्यापारिक पार्टी की सहायता के बिना पहले से ही राक्षस क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। यू ये की आवाज ठंडी होने से पहले और भी ठंडी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आवाज उसकी मनोदशा का प्रतिबिंब थी। यहाँ तक कि उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वह इतनी ठंडी क्यों हो गई। यह उनका मूल विचार नहीं था, हालांकि उन्होंने अनजाने में ये सभी शब्द कहे थे। क्या ये भागना था या कुछ और? अध्याय 412 वापसी भाग 1। भौहें चढ़ाते हुए लॉन्ग हाओ चेन ने थोड़ी देर बाद पूछा, यदि हम भविष्य में आपसे जानकारी खरीदना चाहें तो क्या होगा? वह वास्तव में यू ये को मजबूर नहीं करना चाहता था। चूंकि वे एक राक्षस शिकार दल बन गए, यू ये को राक्षस क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा समर्थन कहा जा सकता है। यदि उन्होंने अपना खुफिया नेटवर्क खो दिया तो 64वां कमांडर वर्ग दानव शिकार दस्ता दानव क्षेत्र में बिल्कुल भी उतना शांतिपूर्ण नहीं होगा जितना कि वे अब थे। यू ये की आंखें चिंता से चमक उठी। उसने मन ही मन सोचा, ये पता चला है, मैं सिर्फ वह व्यक्ति हूं जिसका आप उपयोग करना चाहते हैं। सत्य, मैं एक दानव हूं और चंद्रमा दानव देवता की बेटी हूं। किसी ऐसे व्यक्ति के अलावा जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, क्या आप मेरे लिए कुछ सोचते हैं? हाँ, लेकिन मेरी जानकारी की कीमत कम नहीं है। यू ये ने उसे ठंडे स्वर में उत्तर दिया। लॉन्ग हाओ चेन ने सिर हिलाया लेकिन और कुछ नहीं कहा। मैं बस कईर के बारे में सोच रहा था, जिसने अपनी सारी यादें खो दी थीं। यू ये ने अचानक पूछा, क्या वह बाओ था जिसने आप पर हमला करने का आदेश दिया था? उसके चेहरे पर जटिल भावनाएं थीं। लॉन्ग हाओ चेन ने सिर हिलाया। यू ये ने उत्तर दिया, मैं लड़ाई के बारे में विवरण जानना चाहता हूँ। मैं इसे कुछ ऐसी जानकारी के लिए बदल दूंगा जो आपके लिए मूल्यवान हो। डी लॉन्ग हाओ चेन को अंततः महसूस हुआ कि मूड में कुछ गड़बड़ है। ये का क्या गलत है? क्या आपको बुरा लगा? यह आपके बारे में नहीं है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ यू ये ने ये शब्द कहे। एक हल्की आह के साथ लॉन्ग हाओ चेन ने सांत्वना के कुछ शब्द पेश किए, चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचो। वह मेरे जैसा नहीं है। दानव मुकुट के राजकुमार और दानव देवता सम्राट के उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें निश्चित रूप से अक्सर दानव जाति के सामान्य हित पर विचार करना होगा। उस समय कईर को भगवान के चुने हुए के रूप में जागृति मिली थी, इसलिए उसे भी चिंता महसूस हुई, इसलिए उसने हम पर हमला करने का आदेश दिया। यू ये ने लॉन्ग हाओ चेन की ओर एकटक देखा, आप अपने नश्वर दुश्मन की रक्षा क्यों कर रहे हैं? लॉन्ग हाओ चेन थोड़ा हैरान दिखे लेकिन कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। वह मेरा नश्वर दुश्मन है, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो। मैं बस आशा करता हूं कि आप बेहतर महसूस कर सकें। अन्यथा अब तक इतने लंबे समय तक उस प्रतिबंध की धमकी का उपयोग करते हुए मुझे शर्म महसूस होती। ये भी अच्छा हुआ कि बंदिशें खत्म हो गईं, अब हमारे बीच कोई रुकावट नहीं रहेगी। क्या तुम सचमुच मुझे मित्र मानते हो? यू ये ने लॉन्ग हाओ चेन की आंखों में देखा। लॉन्ग हाओ चेन ने सिर हिलाया। जब तक आप लोगों की हत्या में भाग नहीं लेते, आप मेरे दोस्त रहेंगे। उसके दिल में भ्रम अचानक दूर हो गया और यू ये के चेहरे पर वह प्यारी मुस्कान वापस आ गई। ठीक है, हम दोस्त हैं। भविष्य में जब आप मुझसे जानकारी खरीदेंगे तो मैं आपको छूट दूंगा। उसकी स्वस्थ अवस्था को देखकर लॉन्ग हाओ चेन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। क्या यह मेरा बायां या दायां पैर है जिसे आप तोड़ने जा रहे हैं? यू ये ने मुस्कुराहट दिखाई, तो आप वास्तव में निष्ठाहीन थे।
इसका मतलब है कि आप इतने अच्छे इंसान नहीं हैं। लॉन्ग हाओचेन आश्चर्यचकित था, मेरे लिए क्या अच्छा नहीं है? यू ये ने कहा, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। जल्दी करें और अपनी रिकवरी पर ध्यान देना शुरू करें। लॉन्ग हाओचेन ने मुस्कुराहट प्रकट की। अपनी आंखें बंद करके अपने शरीर को यथासंभव सुरक्षित रूप से खेती शुरू करने की अनुमति दी। उसकी अभिव्यक्ति को फिर से संयत होते देख यू ये चकित होकर मन ही मन सोच रही थी, बिना किसी गलती के यह आपकी गलती है। अन्यथा आप मुझे कैसे प्रभावित कर सकते थे? शहर का केंद्रीय मोड यह है। ऑस्टिन ग्रिफिन लॉन्ग हाओचेन के साथ है और उसका माउंट कैसा है? दानव देवता सम्राट अपने सिंहासन के सामने कुर्सी पर खड़े होकर बाओ के पीले चेहरे का सामना कर रहा था। विस्फोट। सिंहासन पर सुशोभित ड्रैगन का सिर सम्राट की ताकत के कारण अचानक फट गया। दानव देवता का धूल में बदलना। दानव देवता सम्राट की सांसें काफी तेज हो गईं और उसका सुंदर चेहरा वास्तव में विकृत हो गया, क्योंकि उसने बहुत सघन हत्या का इरादा छोड़ा जो पानी की तरह चारों ओर बह गया। अहाबाओ की कठोरता के बावजूद वह वास्तव में दानव देवता सम्राट की ओर से आने वाले इस हत्या के इरादे को सहन नहीं कर सका। दबी कराह के साथ वह थोड़ा पीछे हट गया और थोड़ा खून उगल दिया। इस बात का एहसास होने पर धर्मात्मा दानव देवता सम्राट ने अपना आपा खो दिया था। उसके हाथ हिलाने से बाओ के शरीर पर एक बैंगनी चमक फैल गई और उसका रंग निखर गया। बाओ अपने पिता से कम आश्चर्यचकित नहीं था। ये पहली बार था जब उसने अपने पिता को इस तरह नियंत्रण खोते देखा था। दरअसल उसे ये भी नहीं पता था कि ऑस्टिन ग्रिफिन का अस्तित्व किस प्रकार का था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह रहस्य केवल राक्षस देवता ही जानते थे। दानव देव सम्राट अपने सिंहासन के सामने आगे पीछे विशाल हॉल में घूमता रहा। उसकी काली आंखें किसी कारण से लाल हो गईं और उसकी सांसें सामान्य से कहीं अधिक भारी हो गईं। उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा ने अस्थिर उतार चढ़ाव पैदा किया और उसके बुरे चेहरे ने जल्द ही गुस्से के एक और विस्फोट का वादा किया। बाओ ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की, संकेत देने की बात तो दूर। इस तरह की स्थिति में एक दानव देवता सम्राट का सामना करते हुए यहां तक कि शीर्ष 10 दानव देवता भी निश्चित रूप से उसके सामने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। ऐसी शक्तिशाली आभा ने पूरे केंद्रीय शहर मोडू को भी हिलाकर रख दिया। आधे घंटे से भी कम समय के बाद दानव देवता सम्राट ने आखिरकार अपने कदम रोक दिए और जोर से चिल्लाया, हुआंग शुओ। हाँ, अंधेरे में लंबा हुआंग शुओ दिखाई दिया, चुपचाप दोनों घुटनों को जमीन पर टिकाए हुए। नव देवता सम्राट ने बेरुखी से आदेश दिया, तत्काल चर्चा के लिए सम्मन मून दानव देवता अगारेस, स्टार दानव देवता वासागो, स्पेक्ट्रम दानव देवता समिनागा और नरक दानव देवता मारबास को महल में बुलाएं। हाँ महाराज, हुआंग शुओ ने तुरंत पीछे मुड़कर सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। अपने आश्चर्यचकित पिता द्वारा छोड़े गए दबाव के कारण बाओ अपने घुटनों पर गिर गया। दानव देवता सम्राट द्वारा दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें दानव देवताओं को मैच के लिए बुलाना एक अत्यंत दुर्लभ घटना थी। उनकी नज़र में ये ऑस्टिन ग्रिफिन वास्तव में हो सकता है काफी शक्तिशाली, लेकिन क्या वह वास्तव में सम्राट के इतने ध्यान का पात्र था? हालांकि उसने पूछने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वर्तमान दानव देवता सम्राट वास्तव में बहुत भयानक था। अनंत काल का टॉवर। लॉन्ग हाओचेन की खेती सबसे निचले स्तर पर थी। जैसा कि ये शियाओलेई ने कहा, उसे जो चोटें लगी थीं वे वास्तव में बहुत गंभीर थीं, जिससे वह अंदर तक घायल हो गया था। हालांकि ये जियाओली के उपचार के बाद घाव और सतह पहले ही ठीक हो गई थी, उसके शरीर पर दुष्प्रभाव इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा और कुछ आराम के समय की आवश्यकता होगी। लेकिन लॉन्ग हाओचेन खुद को आराम करने के लिए इतना समय कैसे दे सकता था? कैरियर के आसपास के अशुभ मामले को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग हाओचेन आत्मदोष से भर गया था और वह बाद में अपनी पूरी ताकत से उसकी देखभाल करना चाहता था। उसे अपने पूरे शरीर में जो अनुभूति होती रही वह बिल्कुल भी आरामदायक नहीं थी। लॉन्ग हाओचेन को महसूस हो रहा था कि उनके आध्यात्मिक ऊर्जा चैनलों में अभी भी कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा मौजूद है, लेकिन यह उनके पूरे शरीर में बिखरी हुई थी। खेती करते समय भी वह इसे थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करने में सक्षम था। एक अभूतपूर्व चुनौती का सामना करते हुए उन्हें अपनी वर्तमान कमजोर स्थिति में अपनी चेतना बनाए रखना भी मुश्किल हो गया। हालांकि लॉन्ग हाओचेन अभी भी एक ईश्वर द्वारा चुना गया था और इस प्रकार मौलिक नियंत्रण में सामान्य योद्धाओं से आगे निकल गया। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा करने की कोशिश में कुछ कठिनाइयों का सामना करने के बाद उन्होंने एक और तरीका खोजा। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को स्थानांतरित करने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन्होंने इसे बढ़ाने का विकल्प चुना। बहुत सावधानी से उसने अपने शरीर में प्रकाश ऊर्जा के हर हिस्से को उत्तेजित किया, जिससे प्रकाश का सार उसमें फैल गया।
इस प्रकार प्रकाश की आभा उसके शरीर में और भी बेहतर ढंग से प्रवाहित हुई। पहले नतीजे बहुत स्पष्ट नहीं थे। जब प्रकाश का सार उसकी आत्मा के माध्यम से बढ़ने में कामयाब रहा तो ये पहली बार अधिक उज्ज्वल रूप से चमकने लगा। लेकिन जैसे जैसे लॉन्ग हाओचेन द्वारा उठाई गई प्रकाश ऊर्जा की मात्रा बढ़ती गई, उसके पूरे शरीर, उसके ऊर्जा चैनलों, उसके आंतरिक अंगों और उसकी हड्डियों में गर्मी की भावना फैलने लगी और वे जीवन शक्ति से चमकने लगे। इससे निश्चित रूप से उनके ठीक होने की गति बेहद तेज हो गई। लॉन्ग हाओचेन की बुद्धिमत्ता के स्तर को देखते हुए उन्होंने तुरंत इस आकस्मिक खोज को समझ लिया। हालांकि इसे जादुई नहीं कहा जा सकता, कम से कम इसे एक स्व उपचार पद्धति माना जा सकता है, जो स्व उपचार और पुनर्प्राप्ति में काफी तेजी लाने में सक्षम है। बेशक यह तरीका हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं था। इसके दो आधार थे, एक कि उसके पास पर्याप्त मानसिक शक्ति थी और प्रकाश के सार के प्रत्येक भाग पर उसका अच्छा नियंत्रण था। दूसरी बात तत्व की भी थी। यदि उसकी जगह लिनशिन होती तो क्या उसका अग्निसार स्वतःस्फूर्त दहन का कारण नहीं बनता। इस प्रकार की स्व उपचार पद्धति के लिए प्रकाश तत्व एवं जल तत्व ही उपयुक्त रहेंगे। वहीं इसके नाम की वजह से लॉन्ग हाओचेन ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और इसे इजी ट्रीटमेंट ही कहा। प्रकाश उपचार के प्रभाव के तहत लॉन्ग हाओचेन के शरीर ने धीरे धीरे सुनहरे रंग का प्रकाश उत्पन्न किया और जैसे जैसे उसका शरीर ठीक हुआ, प्रकाश के सार को अवशोषित करने की गति भी बढ़ती रही। ये जियाओली के शब्दों के अनुसार लॉन्ग हाओचेन को अपने शारीरिक कार्यों को ठीक करने के लिए 12 घंटे की आवश्यकता होगी, लेकिन 12 घंटे बीत जाने के बाद उन्होंने न केवल अपने शारीरिक कार्यों को ठीक कर लिया, बल्कि अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का 70% से अधिक भी ठीक कर लिया। साधना के माध्यम से लॉन्ग हाओचेन ने पाया कि अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए प्रकाश सार को अवशोषित करने की प्रक्रिया में उन्होंने इसे अपनी छाती में आध्यात्मिक गुहा में जमा करना शुरू कर दिया, जबकि भौहों के बीच और उनके पेट में अन्य आध्यात्मिक गुहाएं अभी तक वहां नहीं थीं। उन्होंने कुछ गतिविधियां दिखाईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सीने में आत्मा गुहा पूरी तरह से भर जाने के बाद ही अन्य दो प्रकाश सार को इकट्ठा करना शुरू करेंगे। हालांकि तथ्य यह है कि वह उनमें से एक हिस्से को बचाने में सक्षम नहीं था। इसका मतलब यह नहीं था कि वह शुद्धिकरण प्रक्रिया में उसकी मदद नहीं कर सकता था। अन्य दो स्पिरिट कैविटीज ने वही काम किया जो आमतौर पर छाती में स्थित एक गुहा करती थी, केवल ये छाती की तुलना में बहुत धीमी गति से काम करती थी। जबकि अपने आध्यात्मिक खोखलेपन पर महारत हासिल करने के लिए उसे निरंतर साधना की आवश्यकता होगी। लेकिन वर्तमान में लॉन्ग हाओचेन पूरे समय खेती कर रहा था, उसका ध्यान अभी भी कयर पर केंद्रित था, और जब वह अंततः अपने होश में वापस आया तो वह तुरंत खेती की स्थिति से जाग गई। गिरना। लॉन्ग हाओचेन ने उसे हल्के से बुलाया और उसके साथ जुड़ने के लिए दौड़ा। कयर ने धीरे से अपनी धुंधली आंखें खोली और लॉन्ग हाओचेन को एक सुस्त नजर से देखा, फिर चारों ओर देखा और अचानक लॉन्ग हाओचेन को पकड़ लिया। क्यों नहीं कर सकते किसी बारे में सोचें? आखिर मैं कौन हूं और यह जगह कौन सी है? लॉन्ग हाओचेन ने धीरे से उत्तर दिया, आप कयर हैं और मैं लॉन्ग हाओचेन हूं। आपकी शक्ति जागृत होने के कारण आपको पीछे की ओर कुछ कष्ट हुआ, अतः आपकी स्मृति अस्थायी रूप से नष्ट हो गई। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं निश्चित रूप से आपकी यादों को पुनः प्राप्त करने में आपकी मदद करूंगा। कयर ने जोर से अपना सिर हिलाया, उसके बालों की लटों को पकड़ लिया जो चमकीले भूरे रंग में बदल गए थे, जिससे उसके नाजुक चेहरे पर दर्द का भाव प्रकट हो रहा था। मैं सचमुच कुछ भी नहीं सोच सकता। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा। वापसी भाग 2। लॉन्ग हाओचेन को अपने दिल में तेज दर्द महसूस हुआ। वह मदद नहीं कर सका लेकिन उसे अपनी बाहों में ले लिया। चिंतित होकर कयर ने कठोरता से उसे दूर धकेल दिया। उसने बचाव की मुद्रा में अपने हाथ अपनी छाती पर रख लिए। क्या आप क्या कर रहे हैं? लॉन्ग हाओचेन ने तुरंत उत्तर दिया, डरो मत कयर, मैं आपका साथ निभाने के अलावा और कुछ नहीं करूंगा, ठीक है? अभी के लिए आराम करो। आप जितना अधिक चिंतित महसूस करेंगे, आपके लिए अपनी यादों से जुड़ना उतना ही कठिन होगा। क्या आप मुझसे अपने बारे में सब कुछ सुनने के लिए तैयार हैं? लॉन्ग हाओचेन द्वारा लगातार दिलासा दिए जाने पर कयर धीरे धीरे अपनी भयभीत स्थिति से शांत हो गई, लेकिन उसने अभी भी लॉन्ग हाओचेन पर एक सावधान नजर डाली। करीब मत आओ, वहीं से बोलो। अच्छा। लॉन्ग हाओचेन ने गर्म आवाज में बोलते हुए स्वीकार किया, आपका नाम कयर है और आप टेम्पल असैसिन्स टेम्पल ऑफ टेम्पल अलायंस के एक हत्यारे हैं। मंदिर गठबंधन, यह क्या है? और हत्यारे का मंदिर क्या है? कयर ने सफेद लॉन्ग हाओचेन पर नजर डाली और लॉन्ग हाओचेन दंग रह गया। उसने नहीं सोचा था कि कैरी की खोई हुई यादें इतनी व्यापक होंगी। कयर, तो बैठ जाओ।
मैं धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बताऊंगा। हाँ, कैरी का प्रतिरोध कमजोर लग रहा था क्योंकि वह उसकी सिफारिश का पालन करते हुए धीरे धीरे बैठ रही थी। हालांकि बैठने के तुरंत बाद उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली, मुझे बहुत भूख लगी है। दरअसल तीनों ने एक दिन और एक रात तक कुछ नहीं खाया। लॉन्ग हाओचेन ने जल्दी से खाना और पानी निकाला और दोनों लड़कियों को दे दिया। लॉन्ग हाओचेन ने सावधानी से कैयर के लिए भोजन उपलब्ध कराया और यहाँ तक कि जानबूझकर उसके हिस्से को पकाने के लिए पवित्र अग्नि का उपयोग किया, सावधानीपूर्वक उसकी देखभाल की। पास में खड़े होकर यूये ने लॉन्ग हाओचेन को कैयर के लिए खाना बनाते हुए देखा, जब वह भावुक होकर उसे शेंगमो डालू की स्थिति के बारे में बताने लगी। किसी कारण से उसके दिल में दर्द महसूस हुआ और ऐनक जबकि उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। अगर एक दिन कोई आदमी मेरे लिए ये सब करेगा तो मैं उसके लिए मरने तक पहुंच जाऊंगी। कैयर का डर और अस्वीकृति धीरे धीरे गायब हो गई। लॉन्ग हाओचेन की देखभाल और उसकी कहानी को फिर से कहने के तहत पिघल गई। लॉन्ग हाओचेन ने जो कुछ भी कहा उसे सुनकर उसका मन धीरे धीरे शांत हो गया। वह एक उत्सुक यात्री की तरह लग रही थी जिसे अचानक एक अंतहीन रेगिस्तान में एक नखलिस्तान मिल गया था। उसने लॉन्ग हाओचेन की हर बात ध्यान से सुनी, कम से कम उसका दिमाग अब खाली नहीं था। बातचीत के लगभग हर आधे घंटे में लॉन्ग हाओचेन ने जारी रखने से पहले कैयर को उसकी कही गई हर बात को पचाने के लिए कुछ समय दिया। उन्हें महाद्वीप के इतिहास और इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में बताने में लगभग 2 घंटे लग गए। जब हम पहली बार मिले तो वह बहुत छोटा था। उस वक्त तुम मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर थे। मैं उस समय केवल 9 वर्ष का था और मैंने घर ले जाने के लिए सब्जियां चुनी। फिर अचानक आप जो उस समय थे वह एक दुबली पतली 7 या 8 साल की लड़की थी जो जमीन पर गिर पड़ी। मुझे अब भी हमारी अगली मुलाकात याद है। मैं तुम्हें तब जानता भी नहीं था, लेकिन तुम मुझे अविस्मरणीय की अनुभूति से जानते थे, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। यह आपके लिए बहुत सार्थक था, लेकिन यह अवधि इतनी तेजी से बीत गई मानो राक्षस शिकार दस्ते की चयन प्रतियोगिता का कोई खास महत्व ही न रहा हो। एक सोर्सेस्ट माउंटेन पास पर हम एक शयनगृह में रहते थे, मानो वहां कोई नहीं था। आपने हमारे लिए एक छोटा सा घर बनाया और इसने मुझे बहुत प्रभावित किया, गुप्त रूप से खुद से वादा करते हुए कि भविष्य में मैं तुम्हें एक गर्म घर जरूर दूंगा। तुम्हारा कष्ट सारा दोष मेरा है। चूंकि मैंने तुम्हारी अच्छी देखभाल नहीं की, इसलिए अब तुम बहुत दुखी हो। लॉन्ग हाओचेन ने धीरे धीरे बोलना जारी रखा। उसकी आवाज गर्म लग रही थी, मानो उसने कैयर के दिल को शुद्ध झरने से नहला दिया हो। ये तब तक था जब तक वह सो नहीं गई। उसका सिर उसके कंधे में दब गया। दूसरी ओर यूजू हर समय उसकी बातें सुनकर मूर्ख बन गया था और कैयर से भी अधिक ध्यान सुनने पर केंद्रित था। ये स्थिति कुल 3 दिनों तक रही। हर दिन लॉन्ग हाओचेन कैयर को हर चीज के बारे में बताती रहती थी, उसे भोजन और पेय उपलब्ध कराती थी, लेकिन जहां तक एक लड़की के निजी व्यवसाय की बात है तो वह स्वाभाविक रूप से यूये को उसके लिए सिखाने देती थी। लॉन्ग हाओचेन का विवरण बहुत विस्तृत था और वह बहुत धैर्यवान था। आवश्यकता पड़ने पर इसे दोहराता था और 3 दिनों के संपर्क के बाद कैयर ने अंततः उसके प्रति उदासीन होना बंद कर दिया और इसके बजाय उसने उसे अपने करीबी व्यक्ति के रूप में देखा। हालांकि वह पहले की तरह कुछ भी याद नहीं कर पा रही थी और लॉन्ग हाओचेन द्वारा कही गई हर बात को स्वीकार कर सकती थी। कैरी की ताकत खत्म नहीं हुई, बल्कि बहुत बढ़ गई। एकमात्र अच्छी खबर यह थी कि उसने अभी भी अपनी युद्ध प्रवृत्ति बरकरार रखी थी। उसकी एकमात्र यादें एक हत्यारे के रूप में उसकी कुशलताएं थीं। और इससे भी अधिक, कैयर ने जो कुछ भी कहा उसके आधार पर वह एक नई शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम लग रही थी जिसके बारे में वह विस्तार से नहीं जानती थी, लेकिन लॉन्ग हाओचेन के फैसले में ये छोटी दूरी की लड़ाई के लिए उपयुक्त होगी। अपने नए ज्ञान का उपयोग करते हुए उसने जो नई शक्तियां प्राप्त की वे निश्चित रूप से मृत्यु के देवता के रूप में चुने गए उसकी पहचान से जुड़ी थीं। कई दिनों के संपर्क के माध्यम से स्मृतिलोप कैयर ने धीरे धीरे लॉन्ग हाओचेन को स्वीकार कर लिया, लेकिन अभी वह बाहरी दुनिया के मामलों से बेखबर एक सफेद कागज के टुकड़े की तरह थी जो उसके प्रति अपनी पिछली भावनाओं के बिना केवल एक दोस्त के रूप में उसके साथ व्यवहार कर सकती थी। ये ने कई बार देखा कि जब कैयर सो रहा था या खेती कर रहा था तो लॉन्ग हाओचेन ने उसे उदास और उदास देखा। हमें वापस जाना होगा। कैयर, क्या आप तैयार हैं? लॉन्ग हाओचेन ने आखिरकार पूछा। हाँ, कैयर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें चमकाते हुए थोड़ा सिर हिलाया। उम्मीदों के विपरीत वह पहले से कहीं अधिक जीवंत थी। गुप्त रूप से आह भरते हुए लॉन्ग हाओचेन ने यूये को बुलाया और इटर्नल मेलोडी को सक्रिय कर दिया। सुनहरी रोशनी की एक चमक ने उन तीनों को घेर लिया और कैयर अनजाने में लॉन्ग हाओचेन के पास पहुंची।
उसकी आस्तीन पकड़ ली और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और बहुत हैरान लग रही थी। यू ये भी शांति से लॉन्ग हाओचेन के पास पहुंची और उस पर एक चोर नजर डाली, लेकिन उसने देखा कि उसका पूरा ध्यान कयर पर था। सुनहरी रोशनी की एक झलक में तीनों रेगिस्तान में लौट आए। सतह पर रात थी, लेकिन न तो चंद्रमा और न ही तारे दिखाई दे रहे थे, क्योंकि चारों ओर सब कुछ काला था। अरे, ये खत्म हो गया है, हम मुख्य भूमि पर वापस आ गए हैं। लॉन्ग हाओचेन ने उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे हल्के से छुआ। कयियर ने अपनी आंखें चौड़ी की, आसपास के वातावरण पर उत्सुकता से नजर डाली। क्या ये हमारी मूल दुनिया है? लॉन्ग हाओचेन ने उसे मुस्कुराते हुए दिखाया, ये सही है। एक क्षण में तुम हमारे साथियों से मिलोगे। ओह, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहोगे, है ना? कई ने आशा भरी दृष्टि से पूछा। लॉन्ग हाओचेन ने सिर हिलाया, मैं हमेशा ऐसा करूंगा। कयियर उस पर हंसे, तो यह अच्छा है। आप एक इंसान हैं। अच्छा, मैं जो भूल गया उसके बारे में मुझे बताओ। तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो ना? लॉन्ग हाओचेन हंसे, हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। हम। कयियर ने सिर हिलाया। हाओचेन, मुझे जाना होगा। दूसरी ओर से यू ये की आवाज गूंजी। उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाते हुए लॉन्ग हाओचेन ने उसके चेहरे पर एक अकेलापन देखा। आपको वापस जाना चाहिए। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। यदि आपको हमसे कुछ भी चाहिए तो आप ये कारवां के लोगों से मुझे पवित्र शहर में ढूंढने के लिए कह सकते हैं। हमने जिन मिशनों को स्वीकार किया है उनमें से अधिकांश को हमने पहले ही पूरा कर लिया है। हो सकता है कि हम कुछ समय तक पूछताछ स्वीकार करना जारी न रखें। मैं कयियर को उसके माता पिता के पास वापस ले जाने के बारे में सोच रहा हूं और देखूंगा कि क्या इससे उसे कुछ भी याद रखने में मदद मिलती है। यू ये अचानक चुप हो गया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया, कुछ ऐसा सोचने लगा जो कोई और नहीं जानता था। लॉन्ग हाओचेन ने उसे भ्रमित दृष्टि से देखा और उसके बगल में कयियर ने भी अपना सिर उठाया। अकेले, जाहिर तौर पर उसके मन में यूये के बारे में उतना अच्छा प्रभाव नहीं था। उसके प्रति उसकी नज़र में अभी भी कुछ शत्रुता थी। यू ये ने अचानक अपना सिर उठाया, सीधे लॉन्ग हाओचेन की ओर देखते हुए। सांप दानव लॉर्ड एंड्रोमेलियस एंड्रो प्रांत के पूर्वी भाग में है। बताया जाता है कि पिछली बार वह मेलांचोली दलदल में कुछ खोज रहा था। एंड्रोमेलियस स्वाभाविक रूप से एक अविश्वासी और शक्तिशाली व्यक्ति है जो हमेशा अपने दानव देवता का खंभा अपने साथ रखता है। हालांकि वह 72 दानव देवताओं की अंतिम श्रेणी में है, उसके अधीनस्थ शैतान सांप कबीले बहुत मजबूत हैं, अन्यथा वे अकेले प्रांत की रक्षा नहीं कर पाते। उससे निपटने के लिए आपको पहले उसके बगल में खड़े सभी 4 मेडुसा को मारना होगा। हालांकि कभी भी जेलीफिश की आंखों में न देखें। यदि आप उनकी आंखें देखते हैं तो आपको पेट्रिफिकेशन समाप्त होने से पहले उनसे छुटकारा पाना होगा, अन्यथा आप कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे। मेडुसा छठे चरण के राक्षस हैं और सामान्य शैतान सर्प ज्यादातर तीसरे और 5वें चरण के बीच होते हैं। लॉन्ग हाओचेन ने उसे चौंका देने वाली नजर से देखा। यह आपका पुरस्कार है जो मुझे सांत्वना देता है। भविष्य में यदि आप मुझसे जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे तो लागत अधिक होगी। अब मैं जाऊंगी। ये कहते हुए वह मुड़ी और दूर की ओर देखने लगी, लेकिन कई कदम चलने से पहले ही वह फिर अपनी जगह पर रुक गई। अचानक मुड़ते हुए उसने कयियर को उत्तेजक नजर से देखा और लॉन्ग हाओचेन से कहा, यदि तुमने मुझे पहले पाया होता तो तुम निश्चित रूप से मुझे ढूंढ लेते। मैंने तुम्हें मुझसे प्यार कर लिया था। बैंगनी रोशनी की चमक के साथ यू ये एक बार फिर घूमी और तेजी से आगे बढ़ी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं, मानो किसी भी क्षण छलकने को तैयार हो। लॉन्ग हाओचेन उसे गायब होते देखकर स्तब्ध रह गया और एक पल के लिए वह कुछ भी कहने में असमर्थ हो गया। वास्तव में यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो संकेतों को समझ नहीं सकता था। ये सिर्फ इतना था कि इन पिछले कुछ दिनों के दौरान उसका सारा ध्यान कयियर पर केंद्रित था, इसलिए उसने यूये पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यूये के शब्द उसके कानों में पड़े और एक पल के लिए वह सोचने में असमर्थ महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। हम्फ, उसके बारे में इतना आश्चर्यजनक क्या है? यूये के प्रस्थान दिशा का सामना करते हुए कयियर ने अपनी जीभ बाहर निकाली। मैंने उसके दुर्भावनापूर्ण इरादों को बहुत पहले देखा है। लॉन्ग हाओचेन, मुझे बताओ, क्या तुम उसे पसंद करते हो या मुझे? कयियर के उस जिद्दी चेहरे को देखकर लॉन्ग हाओचेन खुद को हंसी और आंसुओं से घिरा हुआ महसूस करने से नहीं रोक सका। हालांकि कुछ अलग महसूस हुआ। अतीत में कयियर ने उससे इस प्रकार की चीजों के बारे में कभी नहीं पूछा होगा। कयियर मूल रूप से एक आरक्षित व्यक्ति थी, लेकिन अपनी यादें खोने के बाद उसका व्यक्तित्व और अधिक मिलनसार हो गया। क्या वह एक आदर्श उदाहरण नहीं था? अब वह कितनी मार्मिक लड़की बन गई थी। बिल्कुल मुझे पसंद आया।
मेरे जीवन में आप एकमात्र व्यक्ति हैं जिसे मैं पसंद करूंगा। इन शब्दों को गंभीरता से कहते हुए लॉन्ग हाओचेन ने धीरे से अपना हाथ हटा लिया। घबराहट में कैयर ने दूसरी ओर देखा और अपना हाथ लौटाया। आप, मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या तुमने नहीं कहा कि तुम मुझे हमारे दोस्तों की तलाश में ले जाओगे? तो हम चलते हैं। मेयरजाक टीम अनुभाग। पिछले कुछ दिनों से पूरे उपकरण अनुभाग में माहौल काफी अंधकार में बना हुआ था। चाहे वह 17वां किंग ग्रेट डायमंड हंट दस्ता हो या 64वां कमांडर ग्रेट डायमंड हंट दस्ता, वे सभी उदास मूड में थे, खासकर 64वें कमांडर ग्रेट डायमंड हंट दस्ते के 5 जो बेहद उदास थे। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि वे समझ सकते थे कि सोल बाइंडिंग चेन के माध्यम से लॉन्ग हाओचेन और कैयर अभी भी जीवित थे, तो वे पहले ही भावनात्मक रूप से विस्फोट कर चुके होते। अध्याय 414 वापसी भाग 3। इन पिछले कुछ दिनों के दौरान वे लॉन्ग हाओचेन के पैरों के निशान की तलाश में 2 बार बाहर जाने से खुद को नहीं रोक सके, लेकिन दोनों बार खाली हाथ ही रहे। अपनी ओर से तियान किंग ने थोड़े आराम के बाद अपने साथियों को उन्मत्त खोज पर ले जाया और वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था। हालांकि वह इस पूरे समय कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी लाल आंखें बता रही थीं कि उसे कितना अपराधबोध महसूस हो रहा था। सत्य, मैं कैसे शांत रह सकता था? यह उसकी गलती के कारण ही था कि उसकी 2 राक्षस शिकार टीमें इतने खतरे में पड़ गईं। यदि लॉन्ग हाओचेन ने ऐसा नहीं किया होता तो निश्चित रूप से उनमें से कोई भी जीवित नहीं लौटता। अभी वे सुरक्षित और स्वस्थ थे, लेकिन लॉन्ग हाओचेन और कैयर नश्वर खतरे में हो सकते थे, और यह एहसास उससे भी अधिक दर्दनाक था अगर वह मारा जाने वाला एकमात्र व्यक्ति होता। हान यू, आइए जांच करने के लिए मोडू शहर चले कि बॉस कहाँ है। वांग युवान जोर से कहते हुए अचानक उठ खड़े हुए। यहाँ लॉन्ग हाओचेन के बिना हान यू ने अस्थायी रूप से टीम लीडर का पद ग्रहण किया। मैं सहमत हूँ, सिमा जियान ने सिर हिलाया। उसकी मुट्ठियों की नसें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। जैसे ही वे पवित्र शहर से चले गए, उनमें से प्रत्येक ने अपनी ताकत में भारी वृद्धि महसूस की, लेकिन जब उन्होंने राक्षसों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, खासकर आखिरी लड़ाई के दौरान, उन्हें एहसास हुआ कि उनकी ताकत अभी भी नगण्य थी और महत्वपूर्ण क्षण में उन्होंने ऐसा किया लॉन्ग हाओचेन की मदद करने में सक्षम नहीं थे। इतनी राक्षसी शक्ति का सामना करते हुए उन्हें कार्रवाई करने का मौका भी नहीं मिला। लिन शिन और चेन यंग एर अपनी लाल आंखों के साथ उठे और उन चारों ने हान यू की ओर देखा। उन्हें देखकर हान यू भी धीरे से खड़ा हो गया और तर्कसंगत रूप से बोला, उसे उन्हें रोकना चाहिए। इस बार हर बार हमारे पास इस दुनिया को छोड़ने की 90% संभावना होगी, और मुझे उन्हें जल्दबाजी में ऐसा जोखिम नहीं उठाने देना चाहिए। हालांकि इसका कारण लानत है। चलो भी, ये कहते हुए उसने अपनी बगल में तलवार पकड़ ली और सबसे पहले बाहर निकला। जैसे ही वे जा रहे थे, 5 को एक लंबे व्यक्ति ने रोका। रास्ते से अलग हटें, सिमा जियान चिल्लाई, तुरंत लाइट एनर्जी बॉल को अपने हाथ में पकड़ लिया। उसका रास्ता रोकने वाला एकमात्र व्यक्ति 17वें किंग ग्रेट डायमंड हंट स्क्वाड का कप्तान तियान किंग था। मैं उन्हें जाने नहीं दे सकता। हम पहले ही एक बड़ी गलती कर चुके हैं और हम इसे जारी नहीं रख सकते। यहाँ हाओचेन के बिना चाहे कुछ भी हो, मैं उसकी ओर से आपकी रक्षा करूंगा। नरक, सिमा जियान गुस्से से चिल्लाई। इस बार वह धूमिल हो गई। नतीजतन प्रकाश की ऊर्जा गेंद उसके सिर पर संतुलित थी। 64वें कमांड वर्ग के दानव शिकार दस्ते के अन्य सदस्यों ने भी बदले में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा जारी की। इस समय उनके मन में तियान क्वीन के प्रति जो नाराजगी और आक्रोश था, वह अब नहीं रहा। निचला भाग सामने आया। तियान किंग ने गहरी सांस ली। अगर मुझे मारने से उनके दिलों में शिकायत कम हो सकती है, तो यह उन्हें रोक नहीं पाएगा। लेकिन हम राक्षसों के हत्यारे हैं, ऐसे में हम अपने ही लोगों के हाथों कैसे मर सकते हैं? मैं जानता हूं कि यह सब मेरी गलती है, कृपया मुझे खुद को सुधारने का मौका दें। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछूंगा, बस कृपया मुझे मोडू शहर जाने दीजिए। यदि 10 दिनों के भीतर मैं और मेरे साथी कोई और समाचार नहीं ला सके, तो आपके लिए जुटने में देर नहीं होगी। हाओचेन को जिस खतरे का सामना करना पड़ रहा है, वह सब मेरी गलती के कारण है। अगर किसी को अपनी जान लेने की जरूरत है, तो कृपया मुझे ऐसा करने दें। मेरी एकमात्र आशा यह है कि मृत्यु का सामना करके मैं दूसरों के लिए उस भाग्य से बच सकता हूं। इस बिंदु पर उनका शरीर शक्तिशाली ऊर्जा से भर गया। इसके अलावा मित्रिल फाउंडेशन नाइट होने के नाते वह पहले से ही 7वें चरण के शिखर पर थे। बाओ के खिलाफ लड़ाई के माध्यम से वह 8वें चरण के काफी करीब पहुंच गया था और बहुत दृढ़ लग रहा था। पिछले कुछ दिनों से डायमंड हंट कमांडर के 64वें दस्ते के बाकी 5 सदस्य बहुत दुखी थे। वे कैसे अच्छा महसूस कर सकते हैं? यहाँ तक कि समय के साथ उनका दर्द भी बढ़ता गया।
कुछ दिनों के बाद कोई खबर नहीं आने से हर किसी के मन में पहले से ही सबसे खराब स्थिति थी। इस समय वे इस पीड़ा को सहना जारी नहीं रख सकते थे। सिमा जियान का चेहरा शांत हो गया और बिना मजाक किए उसने ये शब्द कहे, कृपया एक तरफ हट जाएं, ये कहते हुए कि यह सब बेकार है। आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बॉस हमारा कप्तान है और हमें उसकी ताकत पर विश्वास है। यदि तुम हमें नहीं मारोगे तो तुम हमें यहां से निकलने से नहीं रोक पाओगे। इतना कहते कहते उसके शरीर पर बैंगनी रंग की बिजली लिपट गई और उसके पूरे शरीर पर जानलेवा हमला हो गया। सिमा जियान, शांत हो जाओ, हान यू चिल्लाया। ये कहते हुए वह सिमा जियान के पक्ष में शामिल हो गए और तियानक्विन से कहा, कप्तान तियानक्विन, हम पिछले ऑपरेशन में गलतियों के लिए दोषारोपण का खेल नहीं खेलना चाहते हैं। आपको ये समझना चाहिए कि निर्णय आपने लिया है, लेकिन गलती पहले ही हो चुकी है और हम आपको दोष नहीं देंगे क्योंकि हम अपने कैप्टन की सुरक्षा और भलाई के संबंध में कुछ भी नहीं बदल सकते हैं। अब प्लीज हमें मत रोको। जैसा कि सिमा जियान ने कहा, अपने काम से काम रखें क्योंकि हमारे कप्तान की तलाश करना हमारा कर्तव्य है। हमें पूरा यकीन है कि कप्तान और उप कप्तान अभी भी जीवित है और जब तक आशा की किरण है हम बिल्कुल भी हार नहीं मानेंगे। तियानकिन ने चुपचाप सिर हिलाया, भले ही वे मुझे नीचे गिरा दें, फिर भी मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। चलो भी तो आइए, मैं आपको बार बार दस्तक दूं। सिमा जियान पहले से ही खुद को रोक पाने में असमर्थ थी। उपकरण अनुभाग संकीर्ण था, लेकिन इससे लाइट एनर्जी बॉल के साथ उनके शॉट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और इस प्रकार विशाल स्वर्ण धातु की गेंद को सीधे तियानकिन की ओर लॉन्च किया गया। सीमा, अपना हाथ रोको। तियानक्विन की पीठ से एक स्पष्ट चीख सुनाई दी। उनकी आवाज सुनकर सिमा जियान द्वारा छोड़ी गई लाइट एनर्जी बॉल अचानक जमीन पर गिर गई, जिससे भारी कंपन पैदा हुआ, जिससे उपस्थित सभी लोगों के कानों में थोड़ा दर्द हुआ। सभी की नजरें शून्य थीं और तुरंत ही सभी ने अकल्पनीय खुशी प्रदर्शित की। तियानकिन अचानक मुड़ा और उसने तुरंत अपने पीछे लॉन्ग हाओचेन को अपनी पीठ पर जिज्ञासु कयर के साथ चलते हुए देखा, जिसके चेहरे पर कुछ हद तक डर का भाव था। अध्यक्ष, सिमा जियान लॉन्ग हाओचेन की ओर बढ़ते हुए चिल्लाए। उसके मजबूत शरीर ने सीधे तियानकिन पर प्रहार किया, जो उसका रास्ता रोक रहा था, और जैसे ही वह लॉन्ग हाओचेन के सामने पहुंचा, उसने उसे एक भालू गले लगा लिया। ये सिर्फ वह नहीं था, बल्कि 64वें कमांडर क्लास डायमंड हंट स्क्वाड के सभी सदस्य उत्साह से भरे हुए थे और लॉन्ग हाओचेन की ओर बढ़ रहे थे। यहां तक कि शांत हान यू भी आंसुओं को बहने से नहीं रोक सका। उन्हें देखने के उत्साह से सभी को ऐसा लगा मानो उनके खून में आग लग गई हो। उनकी खुशी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। चेन यंग एयर लॉन्ग हाओचेन के पास भी गए और उसके चेहरे पर एक चुंबन दिया, जिससे वह शर्मा गया। कईर अनजाने में पीछे हट गया और खुद को लॉन्ग हाओचेन से अलग करते हुए दूरी बढ़ा दी, जिससे ये लोग परेशान हो गए जो उसे अजीब उत्सुकता से देख रहे थे। हालांकि उसकी स्मृति हानि के कारण उसे इस स्थिति का कारण समझ में नहीं आया, लेकिन वह लॉन्ग हाओचेन के प्रति उनकी ईमानदारी को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। अपने सभी साथियों को गले लगाने के बाद लॉन्ग हाओचेन की नजर अचानक तियानकिन पर पड़ी, जो चुप रहा और जल्दी से उसे बुलाया, भाई तियानकिन। तियानक्विन का शरीर रुक गया। कदम रोककर वह कटु मुस्कान के साथ मुड़ा, मैं तुम्हारे द्वारा भाई कहलाने के योग्य नहीं हूं। बस मुझे मेरे नाम से बुलाओ। लॉन्ग हाओचेन तियानकिन की ओर बढ़ा, अपनी दाहिनी मुट्ठी उसकी बाईं छाती पर रखी और उसे शूरवीर सलामी दी। लगभग परवचेतन रूप से तियानकिन ने वापस हाथ हिलाया। लॉन्ग हाओचेन ने उससे गहरे स्वर में कहा, तुम एक बार गिरने के लिए इतने साहसी क्यों हो? हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान आप थोड़े उग्र थे, लेकिन आपने जो कुछ भी किया वह गलत नहीं था। युद्ध के समय आपने बार बार अपने साथियों को मारकर हमारे पीछे खड़े होने का प्रस्ताव रखा और आपने एक शूरवीर के रूप में अपना सम्मान नहीं खोया। मेरे दिल में आप अभी भी एक भाई की तरह एक उच्च शूरवीर हैं। आपको इस तरह हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, बल्कि सम्मान में अपने साथी शूरवीरों का नेतृत्व करना और मानवता के भविष्य के लिए लड़ना जारी रखना चाहिए। भाई तियानक्विन, मैं आपको दोष नहीं देता। लॉन्ग हाओचेन को मूर्खतापूर्ण ढंग से देखते हुए तियानकिन कमजोर रूप से कांपने लगा। सचमुच उसके होंठ जमे हुए थे और इस अदम्य व्यक्ति के आंसू भी अनियंत्रित रूप से बह रहे थे। हाओचेन, मुझे क्षमा करें। अपने मुलायम घुटनों के साथ वो घुटनों के बल बैठ गई। लॉन्ग हाओचेन उसे गले लगाने के लिए दौड़ा, भाई तियानक्विन, अब ये सब खत्म हो गया है। क्या हम सब ठीक और जीवित नहीं हैं? पिछले कुछ दिनों से उसे दबा रही घुटन भरी भावना ने अब उसका रास्ता पूरी तरह से तोड़ दिया है, और मित्रिल कास्ट आर्मर में ये शक्तिशाली शूरवीर, एक शक्तिशाली व्यक्ति जो आमतौर पर युद्ध के मैदान में बिना आंसू बहाए खून बहाता है,
अब एक बच्चे की तरह रो रहा था। उसका दर्द कितना शक्तिशाली था। हालांकि यहाँ रोना अच्छे के लिए था, अन्यथा अगर उसने इन भावनाओं को व्यक्त नहीं किया तो ये बाद में उसके पतन का कारण बन सकता था। एक आदमी और दूसरा एक दूसरे को पकड़े हुए, ये एहसास थोड़ा अजीब है। एक थोड़ी आरक्षित और डरपोक आवाज ने अचानक टिप्पणी की। वांग युवान ने अवचेतन रूप से डांटा, यंग, मजाक मत करो। हालांकि ये कहने के बाद वह इन शब्दों में कुछ खोई हुई महसूस कर रही थी जो उसने अभी अभी सुने थे, क्योंकि उसके सामने चेन यंग अचंभित होकर पीछे की ओर देख रही थी। वांग युयानुआन तुरंत मुड़े और आश्चर्य से उन्हें देखने लगे, क्योंकि कैयर ने दर्द भरे भाव के साथ उन्हें घूर कर देखा। ये सिर्फ उनमें से दो नहीं थे, बल्कि कमांडर के 64वीं कक्षा के दानव शिकार दस्ते के बाकी सभी लोगों ने भी ऐसा नहीं किया। वे आश्चर्य से घूरने के अलावा कुछ नहीं कर सके। उनके दिलों में कैयर हमेशा ठंडा, चुप, दृढ़, बहादुर और शक्तिशाली था। टीम में लॉन्ग हाओचेन को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता था, जबकि निश्चित रूप से कैयर से हर कोई डरता था। हालांकि कैयर ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वह आगे बढ़ेंगी और टीम में लॉन्ग हाओचेन की जगह लेंगी और किसी को भी उन पर शक नहीं होगा। उसकी ताकत कुत्ते होते हुए भी उन सभी को दिख रही थी। एक शक्तिशाली प्राणी है जो 8वें चरण की शक्तियों को तुरंत मारने में सक्षम है। अतीत में वह और लॉन्ग हाओचेन टीम के दोहरे दिल थे। किसने सोचा होगा कि इस बार कैयर अचानक ऐसे शब्द कहेगा। इसे अब कुछ अजीब नहीं कहा जा सकता। कैयर अनजाने में लॉन्ग हाओचेन की तरफ चला गया और एक चकमा देकर लॉन्ग हाओचेन की पीठ के पीछे छिप गया और दोनों हाथों से उसके कपड़ों के पिछले हिस्से को पकड़ लिया। जैसे ही उसने अपने हाथों से तियानक्विन को सहारा दिया, जैसे ही उसने अपने साथियों के चेहरे पर आश्चर्यचकित भाव देखा, उसकी अभिव्यक्ति गहरी हो गई और उसने कहा, इसके बारे में मत सोचो। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे जब हम वापस आएंगे। भाई तियानक्विन, आपका रंग अच्छा नहीं लगता। हम यहाँ वापस आ गए हैं, सुरक्षित और स्वस्थ, इसलिए हमें थोड़ा आराम करने की जरूरत है। हम मेजर सिटी जैक्स में लंबे समय तक नहीं रह सकते। जितनी जल्दी हो सके चले जाना ही बेहतर है। खैर, मैं आपका मित्रिल कास्ट कवच वापस ले रहा हूँ, भाई। ऐसा कहते हुए उसने तियानकिन के सामने पौराणिक कवच बॉक्स गिरा दिया। अध्याय 415 अचानक हमला। प्रकाश का उल्का भाग 1। तियानकिन ने सिर हिलाते हुए मना कर दिया, मैं अब ये कवच पहनने के योग्य नहीं हूं। मैं इसे तुम्हें उपहार के रूप में देता हूं, छोटे भाई। लॉन्ग हाओचेन ने उसे देखकर मुस्कुराया, नहीं बड़े भाई, मुझे यह मत बताएं कि क्या आपको लगता है कि मैं हमारे नाइट टेम्पल में अपनी ताकत पर भरोसा करके मित्रिल कास्ट आर्मर सेट हासिल नहीं कर सकता। एक बिंदु पर तियानक्विन ने टिप्पणी की, ठीक है। अपनी ताकत के साथ मित्रिल कास्ट आर्मर अर्जित करना कोई चुनौती नहीं होगी। इस तरह यह आपका सम्मान होगा। हाँ ओचेन, ये सचमुच अच्छा है कि आप सुरक्षित और स्वस्थ हैं। इस मामले में मैं और कुछ नहीं कहूंगा। मैं आपके बड़े भाई की भूमिका निभाने के योग्य नहीं हूं। भविष्य में यदि आपको हमारी टीम से सहायता की आवश्यकता होगी, चाहे कितना भी बड़ा जोखिम क्यों न हो, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। फिर मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। ये कहने के बाद उन्होंने शर्मिंदा चेहरे के साथ घूमकर पूरे 64वें कमांडर क्लास डायमंड हंट स्क्वाड को एक और शूरवीर सलामी दी। वास्तव में उसके पास यहाँ रहने लायक चेहरा नहीं था। उसका अपराध ऐसा नहीं था जिसे इतने कम समय में दूर किया जा सके, और तियानकिन ने गुप्त रूप से खुद से वादा किया कि एक दिन वह एहसान का बदला चुकाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो अपने जीवन का बलिदान भी दे सकता है। कैप्टन वाह, वांग युवान ने उत्सुकता से पूछा। हल्की सी आह भरते हुए लोनिटक की आंखों में शिकायत हाओचेन ने सभी को स्पष्ट कर दिया, चलो इसके बारे में बात करने के लिए एक कमरे में चले। जब उसने ये शब्द कहे तो वह कैयर की ओर सिर हिलाने के लिए मुड़ा, फिर उसे अंदर ले गया। उपकरण अनुभाग के कमरे बड़े नहीं थे, इसलिए एक कमरे में 7 लोगों के होने से वहां काफी भीड़ थी और माहौल वास्तव में निराशाजनक था। धिक्कार है राक्षसों, सिमा जियान ने उसके बगल की दीवार पर जोर से प्रहार किया। जब लॉन्ग हाओचेन ने उन्हें बताया कि उन सभी के अलग होने के बाद क्या हुआ, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, जैसा कि कोई भी अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है। कैयर बस पास में खड़ा होकर सुन रहा था, कभी कभी लॉन्ग हाओचेन की ओर देख रहा था, झिझक और अजनबियों के डर से भरा हुआ था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन है? जैसे कि दूसरों की शिकायतों से बेखबर कैयर ने उत्सुकता से पूछा। अपनी यादें खोने के बाद जाहिर तौर पर उसमें साहस कम रह गया था। वह हर चीज के बारे में बहुत उत्सुक थी। उन सभी ने अपने दर्द की भावनाओं को दबा दिया और खुद ही अपना परिचय दिया।
उन्हें गंभीर रूप से देखने के बाद कैयर फिर से लॉन्ग हाओचेन के पीछे छिप गया। लॉन्ग हाओचेन के गालों के रंग में बदलाव दिखाई दिया, गहरा लाल हो गया और उसने धीरे धीरे कुछ हवा छोड़ी। मेरा शरीर मौलिक रूप से ठीक हो गया है, तो आइए अपनी अगली कार्रवाई पर चर्चा करें। कैयर ने अपनी यादें खो दी, लेकिन उसकी ताकत बढ़ गई। बात बस इतनी है कि उसके मौजूदा स्वभाव को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि वह अपनी ताकत दिखा पाएगी या नहीं। इस बार हमने जो 16 खोजें की उनमें से अधिकांश पूरी हो चुकी हैं, और शेष 3 में शैतान सर्प लॉर्ड एंड्रोमेलियस, लगभग 100 नियमित शैतान सर्पों और 2 मेडुसा को मारना शामिल है। यूए से मिली जानकारी के आधार पर डेविल स्नेक लॉर्ड एंड्रोमेलियस एंड्रो प्रांत के पूर्व में स्थित है। मैंने मानचित्र की जांच की और पाया कि एंड्रो प्रांत मध्य प्रांत के उत्तर में स्थित है और इस उपकरण अनुभाग के काफी करीब है। यह महाद्वीप की उत्तरी सीमा के निकट तट पर है, लेकिन चूंकि यह गठबंधन से परे है, इसलिए इसकी सुरक्षा बहुत मजबूत नहीं है। वहां राक्षसों को सौंपा गया सबसे बड़ा मिशन उनके भोजन की कमी को पूरा करने के लिए किनारे से मछली पकड़ना है। एंड्रोमेलियस को मारने के मिशन के अलावा, जिसमें हमारे पास सफलता की कोई बड़ी संभावना नहीं है, अन्य 2 मिशन बहुत आसान हैं। और इसके अलावा यूए ने कहा कि एंड्रोमेलियस अपने क्षेत्र के उदास दलदल में कुछ ढूंढ रहा था। यदि हम साथ उसे वहां घेर सकते हैं तो हमें उस पर अच्छा निशाना लगाना चाहिए। क्या उसने मारा? मेरी एकमात्र चिंता कैयर की स्थिति को लेकर है। उसकी सहज प्रवृत्ति अभी भी वही है, लेकिन उसका रवैया, ऐसा लगता है जैसे आप सभी ने अभी अभी उसे देखा हो। बड़ी कठिनाई से यह जानकारी प्राप्त करने के बाद हम निश्चित रूप से इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। कैयर की ताकत को अस्थायी रूप से गिना नहीं जा सकता। जब तक हम मिशन पूरा कर रहे हैं, मैं संभवतः उसे टावर ऑफ इटर्निटी में रहने दूंगा। इससे हमारे लिए एंड्रोमेलियस को मारना और अधिक कठिन हो जाएगा। निस्संदेह कैयर के लिए सबसे अच्छी स्थिति यह होगी कि वह अपनी यादों को पुनः प्राप्त करे और अपने युद्ध कौशल को फिर से हासिल करे। हमारे मिशन समाप्त होने के बाद मैं उसे एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास पर उसके माता पिता से मिलने के लिए वापस ले जाऊंगा। उसके परिवार के प्रभाव से उसे कुछ यादें वापस पाने में मदद मिलेगी। हॉन यू ने धीमी आवाज में कहा, कप्तान, अगर हमें उपकप्त न की मदद नहीं मिली तो मुझे डर है कि डेविल स्नेक लॉर्ड को मार दिया जाएगा। लॉन्ग हाओचेन ने जारी रखा, हाँ, कठिनाई बढ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। बाओ के खिलाफ लड़ाई के बाद मेरी साधना का स्तर टूट गया और मैं अब 7वें चरण पर हूं। हम कम से कम अन्य 2 खोज पूरी कर सकते हैं, जबकि हम डेविल स्नेक लॉर्ड को मार सकते हैं या नहीं, हम अपनी क्षमताओं के अनुसार कार्य करेंगे। मैंने पिछले कुछ दिनों में सावधानी से सोचा और शुरू में कैयर को तुरंत गठबंधन में वापस लाने की योजना बनाई। लेकिन फिर मैंने इसके बारे में सोचा और सोचा कि कायरी के लिए, जिसने इतने सालों तक प्रशिक्षण लिया है, शायद एक लड़ाई उसकी यादों को और भी बेहतर तरीके से वापस लाने में मदद करेगी। मैं उसकी अच्छी तरह से रक्षा करूंगा, इसलिए हमें एंड्रो प्रांत जाना होगा। उसका स्पष्टीकरण सुनकर हर कोई घने लड़ाई के इरादे से सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। पिछली लड़ाई में जब वे 6 दानव कातिलों को हटाने वाली टीमों से घिरे हुए थे, तो कहा जा सकता है कि लॉन्ग हाओचेन दबाव को झेलते हुए अकेले ही 2 दानव कातिलों की टीमों से बच निकले थे। इसके अलावा परिणामस्वरूप कैयर की यादें खो गईं। वे कैसे अच्छा महसूस कर सकते थे? उन सभी ने कुछ हद तक खुद को दोषी ठहराया और राक्षसों के प्रति उनकी नफरत और भी गहरी हो गई। इस महान नफरत को केवल खून से ही बुझाया जा सकता था। उपकरण अनुभाग के बाहर से खबर आई, वर्तमान में मेयर जैक्स अत्यधिक निगरानी में थे और शहर की हर सड़क पर गश्त मौजूद थी। आंतरिक शहर की सुरक्षा के लिए 2 दानव कातिलों को हटाने वाली टीमें पीछे रह रही थीं। इतना ही नहीं, बल्कि शहर के बाहर भी एक बड़ी संख्या में घुड़सवार सैनिक उनके निशानों की तलाश में निगरानी कर रहे थे। लॉन्ग हाओचेन और कैयर की वापसी के समय, हालांकि उन्होंने खुद को परेशानी में नहीं पाया, वे लौटने के लिए कई गश्तों से बचते रहे। रात हो जाती है। रात का फायदा उठाकर लोगों का एक समूह एक छोटे से रेस्तरां से बाहर आया। उनमें से प्रत्येक ने लंबे वस्त्र पहने थे और उनका नेतृत्व करने वाला एकमात्र व्यक्ति लॉन्ग हाओचेन था, जिसने अपना गौरवशाली संत कवच पहना हुआ था। उन्होंने मेजर सिटी जैक्स को किसी गुप्त रास्ते से नहीं छोड़ा, बल्कि शाम को उपकरण अनुभाग छोड़ दिया। वर्तमान में वे सभी अपनी बैंगनी आंखों के साथ शैतानों के भेष में थे, पूरी तरह से चंद्र राक्षसों के रूप में। उनके बारे में एकमात्र विशेष पहलू ये था कि वे सभी एक बहुत ही मोटी हत्या के इरादे से घिरे हुए थे। एक दिशा तय करते हुए लॉन्ग हाओचेन ने धीरे से कहा, उपकरण अनुभाग के लोगों द्वारा बनाए गए नक्शे के अनुसार सरकारी मुख्यालय उस दिशा में होना चाहिए। चलो भी।
वर्तमान में पूरा जाक प्रांत हाई अलर्ट पर था, इसलिए यदि उनमें से सातों ने चुपचाप निकलने की कोशिश की तो संभवतः वे मिल जाएंगे और अनिवार्य रूप से दुश्मनों द्वारा शिकार किए जाएंगे। लॉन्ग हाओचेन की योजना बहुत सरल थी। इसमें जैक्स के महान शहर में स्थित सरकार की सीट पर एक आश्चर्यजनक हमला शुरू करना शामिल था, ताकि शहर में अराजकता फैलाई जा सके और बाहर मौजूद राक्षसों को शहर में प्रवेश कराया जा सके, जिससे उन्हें बेहतर तरीके से भागने का मौका मिल सके। ये निश्चित रूप से एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन टावर ऑफ इटर्निटी के अस्तित्व में होने पर जोखिम की मात्रा नगण्य थी। और इसके अलावा भले ही 2 या उससे भी अधिक दानव स्लेयर रिमूवर टीमें शहर में मौजूद थीं, वे तुरंत प्रकट नहीं हो सकते थे और उन्हें केवल पीछे हटने और लड़ाई में शामिल होने से पहले हमला शुरू करना था। 7 लोगों का समूह तेजी से आधिकारिक आवास की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक सड़क पार की, उन्हें डेमन जैक्स के गश्ती दल का सामना करना पड़ा। 20 जैक्स डेविल्स के एक समूह ने उसका रास्ता रोक लिया। उसका रास्ता? वे कौन है? अपने सिर को ढकने वाले हुडों को हटा दें। लॉन्ग हाओचेन ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों से 2 मोटी हिम्मत की झलकियां निकली। मून डायमंड्स काम कर रहे थे। क्या तुम मरना चाह रहे हो? अपने हाथ के झटके से उसने अपने मून डेमन विस्काउंट के निशान प्रकट किए। अपनी बैंगनी राक्षसी आंखों से देखते हुए दानव जैक्स तुरंत कुछ कदम लड़खड़ाकर वापस भाग गया। आदरणीय, इसलिए वे चंद्र दानव कबीले के स्वामी थे। माफ करें। ठंडी खर्राटे लेते हुए लॉन्ग हाओचेन ने चंद्रमा राक्षसों के अत्यधिक अहंकार को प्रदर्शित किया। इन शैतानों पर जरा भी ध्यान दिए बिना जैक्स ने अपने साथियों का नेतृत्व किया और आगे बढ़ते रहे। मेजर सिटी जैक्स के अंदर की सुरक्षा वास्तव में बहुत मजबूत थी। उपकरण अनुभाग से आधिकारिक आवास तक की दूरी अधिक नहीं कही जा सकती, लेकिन रास्ते में 5 गश्ती गाड़ियां मिली। हालांकि चंद्रमा राक्षसों के रूप में उनके भेष पर भरोसा करते हुए उन्हें किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा। उसके लुप्त होते निशान और लॉन्ग हाओचेन की चंद्रमा दानव समानता उसकी सुंदर उपस्थिति के कारण बहुत मूल्यवान साबित हुई। कुछ दूरी पर सरकार की सीट दिखाई दी। टेम्पल एलायंस के शहरों में आधिकारिक आवासों की तुलना में इस स्थान का वर्णन केवल सरल और कठिन शब्दों में ही किया जा सकता है। इसमें केवल 2 मंजिलें थीं, फिर भी इसका क्षेत्रफल काफी बड़ा था। ऐसा प्रतीत होता है कि इमारत पुराने डिजाइन की थी और कई क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो गए थे, साथ ही बुरी तरह से लगाए गए पैचवर्क के निशान भी थे। लॉन्ग हाओचेन अपने साथियों को एक गली के अंधेरे कोने में ले आया और लिन शिन को आंख का संकेत दिया। इस दौरान उसका शरीर रोशनी की सुनहरी चमक से चमक रहा था। येटिंग बिना किसी आवाज के उसके बगल में दिखाई दी। उसने लॉन्ग हाओचेन के साथ मिलकर अपनी ताकत वापस पा ली थी और निश्चित रूप से वह पूरी तरह से ठीक हो गई थी। लॉन्ग हाओचेन ने लिन शिन को सिर हिलाया। तैयार हो जाओ और जब येटिंग का जादू शुरू हो तो अपना भी सक्रिय करो। लिन शिन ने सिर हिलाया, भावनाओं से भरी नजर दिखाए, यहां तक कि कुछ क्रूरता की भी उम्मीद की। उसके हाथ हिलाने पर उसके हाथ में एक जादुई पुस्तक प्रकट हुई। येटिंग ने मधुर गायन करते हुए अपनी लाठी उठाई। लॉन्ग हाओचेन के समूह के केंद्र में होने के कारण उसने जितना संभव हो सके अपने शरीर की सुनहरी चमक को स्पष्ट करने की कोशिश की। येटिंग का जादू मधुर और प्रभावी था और इससे फैलने वाले प्रकाश का सार अधिक से अधिक सघन हो गया, क्योंकि प्रकाश की विशाल आभा धीरे धीरे बाहर की ओर फैलते हुए छिपना असंभव हो गई। सत्ता की कुर्सी पर धीरे धीरे हलचल दिखाई दी। वे प्रकाश के इस घने सार पर ध्यान कैसे नहीं दे सकते थे। तेज कदमों की आवाज आने लगी और जल्द ही लॉन्ग हाओचेन की दृष्टि रेखा में एक गश्ती दल दिखाई दिया। हर कोई यहाँ क्या कर रहा है? एक दानव जैक्स तेजी से लॉन्ग हाओचेन के समूह की ओर दौड़ा। ठंडी नजर से लॉन्ग हाओचेन ने आदेश दिया, किसी को भी जीवित न छोड़े। अध्याय 416 अप्रत्याशित आक्रमण। प्रकाश का उल्का भाग 2। उनके आदेश के बाद वांग युवान पहले से ही काफी प्रगति कर रहा था। प्रत्येक कदम के साथ 10 फीट आगे बढ़ते हुए और अपने बाएं पैर से जमीन पर जोर से पैर पटकते हुए उसने जमीन पर डेमन जैक्स के गश्ती दल का स्वागत किया। उन जैक्स दानवों ने वांग युवान पर अपने भाले फेंके, लेकिन उसने उन्हें चकमा भी नहीं दिया, यहां तक कि उन्हें रोकने के लिए दिव्य आत्मा शील्ड का उपयोग भी नहीं किया। हवा में उसके चांदी के विशाल कवच ने चांदी की रोशनी की तरंगें उत्सर्जित की, जिससे एक बहुत ही प्रभावशाली विशाल कवच प्रदर्शित हुआ जिसने उसकी ओर उड़ने वाले सभी भालों को रोक दिया। इसके बाद भेड़ों के झुंड के बीच में एक बाघ का दृश्य दिखाई दिया। वांग युवान के हाथों में दिव्य आत्मा ढाल आगे की ओर छिटकने से पहले एक क्षैतिज गति बनाते हुए हिल गई। खून के छींटों के साथ चीख पुकार से पूरी सड़क भर गई, जबकि डिवाइन स्पिरिट शील्ड की तुलना में डेमन जैक का शरीर बहुत कमजोर था। उस भयानक भारी ढाल के सामने कोई भी शव अछूता नहीं रहता था।
कैयर की आंखें चौड़ी हो गईं, वह लॉन्ग हाओ चेन की पीठ के पीछे छिप गई, यहां तक कि वह भी ये देखकर कांप गई। उसकी आंखों के सामने का दृश्य बेहद हिंसक था। जैक्स दानव के बिखरे हुए अंगों को सभी दिशाओं में उड़ते हुए और उनके खून के विस्फोट को देखकर सड़क के किनारे की दीवारों पर बिखरते हुए उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया था। कुछ दिनों के बाद वह हमेशा वांग युवान और चेन यंग र का अनुसरण करती रही। वह कैसे उम्मीद कर सकती थी कि बहुत अच्छे स्वभाव वाली इस लंबी लड़की के पास वास्तव में इतनी शक्ति होगी और वह इस तरह की हिंसा कर सकेगी। लॉन्ग हाओ चेन ने कैयर की मनोदशा में बदलाव को महसूस करते हुए चुपचाप उसकी ओर देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कैयर, जिसने अपनी यादें खो दी थीं, को अपनी यादें वापस पाने की उम्मीद में सभी पहलुओं में उत्तेजित होना पड़ा। इनमें युद्ध एक अपूरणीय अंक था। 20 जैक्स राक्षस वांग युवान के सामने हानिरहित दिख रहे थे, जो अंततः अपने भीतर की खींच को बाहर निकालने में कामयाब रहे। वह किसी भी कौशल का उपयोग नहीं कर रही थी, पूरी तरह से युद्ध तकनीक और दिव्य आत्मा ढाल की विनाशकारी शक्ति पर निर्भर थी। जिस समय वह रुकी, इस जैक्स दानव गश्ती दल में कोई भी सांस नहीं ले सका। हालांकि अब और भी अधिक जैक्स डेविल्स उसकी दिशा में दौड़ रहे थे। लॉन्ग हाओ चेन ने धीमी आवाज में कैरी से कहा, मेरे पास रहो। डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब तक मैं जीवित हूं, मैं निश्चित रूप से आपके सामने खड़ा रहूंगा और अपनी जान देकर आपकी रक्षा करूंगा। किसी कारण से उसे यह कहते हुए सुनकर कैयर में व्याप्त घबराहट कम हो गई और उसे अचानक इस सुंदर आदमी के बगल में खड़े होकर पूर्ण सुरक्षा की भावना महसूस हुई। सुरक्षा की इस भावना ने उसके डर को बहुत कम कर दिया। लगभग अनजाने में कैयर ने लॉन्ग हाओ चेन का हाथ पकड़ने की अपनी यादें खोने के बाद सबसे पहले मोर्चा संभाला। उसका छोटा हाथ ठंडा हो गया और लॉन्ग हाओ चेन ने उसे गर्म करने के लिए लगभग प्रतिक्रियात्मक रूप से उसका हाथ लपेटा, जिससे वह मुस्कुराने लगा। इस समय लड़ाई पूरे जोरों पर थी। लॉन्ग हाओ चेन के समूह ने जो स्थिति चुनी वह एक मृतांत थी और इसलिए दुश्मन केवल एक दिशा से ही आ सकते थे। वांग युवान के वध का पहला दौर समाप्त होने के बाद सिमा जियान उसके पास गई और उसके साथ चली गई। वांग युवान की तुलना में सिमा जियान का क्रोध और भी अधिक अस्थिर था, जिसने ताकत के और भी अधिक भयानक प्रदर्शन का रूप ले लिया। प्रकाश की ऊर्जा गेंद सीधे इस तारों भरी सड़क पर उड़ गई, जहां जैक्स दानवों में से कोई भी इससे बचने में सक्षम नहीं था। जब दिव्य आत्मा शील्ड का उपयोग किया गया था तो कम से कम नष्ट हुए अंक थे, लेकिन अब जो कुछ बचा था वह मांस का पेस्ट था। स्मैश कौशल पूरे प्रदर्शन पर था। ऊर्जा बॉल ऑफ लाइट एवोल्यूशन के विनाश कौशल और ट्रिपल ब्लास्ट के साथ मिलकर हवा से सब कुछ मिटा दिया। साधारण दानव झांक एक तरफ, छठे चरण के लिए आधिकारिक झांक जो पहली बार इस स्थान पर पहुंचे, तुरंत ऊर्जा गेंद का प्रकाश का सामना करते हुए एक ऐसा परिणाम लाया जिसकी अच्छी तरह से कल्पना की जा सकती है। शत्रु को उड़ा दिया गया और उसका भाला कुचल दिया गया। सिमा जियान ने तुरंत एक और प्रहार किया, जिससे वह तुरंत नष्ट हो गया। आखिरकार ये टीम का आकर्षण भर गया। अपने हाथ में लाठी लहराते हुए जैसे ही उन्होंने अंतिम शब्दांश का उच्चारण किया, आकाश में सुनहरी रोशनी की एक पूरी तरह पारभासी चमक उभर आई। प्रकाश की यह सुनहरी गेंद बड़ी और बड़ी होती गई, लेकिन क्योंकि इसकी दूरी बढ़ती जा रही थी, इस प्रक्रिया में इसका आकार स्थिर लग रहा था, जैसे कि यह पूरे समय उसी आकार का रहा हो। हालांकि जैसे ही प्रकाश की यह सुनहरी गेंद अपने चरम पर पहुंची और नीचे उतरना शुरू हुई, इसका आकार दर्शकों को लगातार बड़ा दिखाई देने लगा और उनका लक्ष्य ग्रेट ज़ाक शहर की सरकार की सीट थी। लॉन्ग हाओ चेन ने लिनशिन की ओर सिर हिलाया, जो तुरंत हरकत में आ गया। उसके हाथ में लाल स्क्रॉल युवा अचानक खुल गया और उसमें से एक अतुलनीय रूप से मजबूत अग्नि तत्व का सार फूट पड़ा। आग के गोलों के आकार के अनगिनत मानव सिर उसके द्वारा तेजी से छोड़े गए। लिन शिन का एक हाथ स्क्रॉल पर था, जबकि दूसरे हाथ में उसका क्लाउड फायर क्रिस्टल था और वह इन फुसफुसाती आग के गोलों से बचने के लिए अपने अद्भुत जादुई नियंत्रण पर निर्भर थी। एक भाग का उद्देश्य सड़कों को दबाना था, जबकि दूसरे का उद्देश्य आधिकारिक निवास था। ये पांचवें चरण का आक्रामक जादुई स्क्रॉल फायर मेटियोर शावर का एक छोटा संस्करण था, लेकिन इसकी शक्ति को बिल्कुल भी कम नहीं आंका जा सकता। ये कोई आम आग के गोले नहीं बल्कि विस्फोटक आग के गोले थे। लिन शिन के सटीक नियंत्रण के अलावा इसके बाद सरकारी मुख्यालय में भयानक विस्फोट हुए। हालांकि ये केवल शुरुआत थी। लिन शिन ने स्क्रॉल के बीच स्विच करना जारी रखा और थोड़े समय के भीतर वह पहले से ही उनमें से 6 को फाड़ चुकी थी, 5वें चरण से 3 और 6ठे चरण से 3। सभी 6 शक्तिशाली आक्रामक मंत्र आधिकारिक आवास में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इसी क्षण दूर तक कदमों की आवाज सुनाई दी और कुछ ही देर में पता चल गया कि शक्तियां आ रही हैं।
लेकिन इसी क्षण येटिंग द्वारा छोड़ी गई सुनहरी रोशनी की वह गेंद आखिरकार नीचे आ गिरी। जब प्रकाश का गोला सरकारी आवास के पास पहुंचा तो सभी ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उसका व्यास करीब 10 मीटर था। क्या ये डरावना था? जब उसने ये कहा तो लिन शिन पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। तुरंत एक भयानक सफेद रोशनी आधिकारिक निवास के शीर्ष पर उतरी, जिससे प्रकाश का एक सफेद स्तंभ बन गया जो 100 मीटर से अधिक लंबा था। ऐसा लगता था कि इसकी प्रत्येक लहर ने पूरे जैक्स मेजर शहर को रोशन कर दिया था, और प्रकाश के भयानक उतार चढ़ाव ने प्रकाश की देवी के चुने हुए लॉन्ग हाओचेन को भी अपना दिल कांपने पर मजबूर कर दिया था। इस जादू को पूरा करने के बाद येटिंग तुरंत लॉन्ग हाओचेन के शरीर में लौट आई। इस मंत्र ने लगभग उसकी सारी जादुई शक्ति खत्म कर दी और इसका जाप बहुत लंबे समय तक किया जाता रहा। जब उन्होंने ये जादू किया तो ये काम के पैमाने का प्रमाण था। यह 8वें चरण का जादू था जिसे येटिंग ने लॉन्ग हाओचेन के साथ 7वें चरण तक पहुंचकर हासिल किया था, और सबसे शक्तिशाली जादू जिसका वह उपयोग कर सकती थी, जिसे मेटियोर ऑफ लाइट कहा जाता था। यहां तक कि 8वें चरण के मंत्रों में भी मेटियोर ऑफ लाइट को सर्वश्रेष्ठ में स्थान दिया गया। लेकिन इस मंत्र में कई कमियां थीं। येटिंग निचले पायदान का होने के कारण गायन का समय था बहुत लंबा और बड़े पैमाने पर उपभोग। यहां तक कि लॉन्ग हाओचेन की आध्यात्मिक ऊर्जा का आधा हिस्सा भी उसने जादू को पूरा करने में खर्च कर दिया। इसके अलावा प्रकाश उल्का का ऊष्मायन समय भी बहुत लंबा था। प्रकाश की गेंद के रूप में अपनी प्रारंभिक अवस्था से वह आकार और शक्ति प्राप्त करने के लिए हवा में प्रकाश के सार को अवशोषित करना जारी रखेगा। ये जादू एक विशाल चुंबक की तरह था जो हवा में बड़ी मात्रा में प्रकाश सार को अवशोषित करके खुद को मजबूत करता था, अन्यथा येटिंग इसका उपयोग नहीं कर पाता। इसके विपरीत जिस क्षण प्रकाश का उल्का उतरा, हमले का लक्ष्य निश्चित नहीं होगा। नतीजतन किसी इमारत को नष्ट करना सबसे अच्छा उपयोग था। चल दर, लॉन्ग हाओचेन ने धीरे से कहा, फिर अचानक अपनी पीठ पर अपनी चारों भुजाएं खोल दी। कैरियर का हाथ खींचकर और अपने साथियों को हवा में लाते हुए वह बिजली की तरह रास्ते से हट गया, इससे पहले कि उसकी आत्मा के पंख अचानक गायब हो गए। जब वे उड़कर दूसरे रास्ते पर पहुंचे तो वे उपकरण अनुभाग की दिशा में तेज गति से आगे बढ़े। उस समय मेयर जैक्स बड़े उपद्रव में थे। लिन शिन और येटिंग के जादुई प्रभाव से पीड़ित होकर शहर पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। खास तौर पर लाइट मेटियोर से हुई क्षति बहुत भयानक थी। कम से कम 4 जक कमांडरों को उनके द्वारा तुरंत मौत के घाट उतार दिया गया, और सरकार की सीट की रक्षा के लिए एकमात्र शेष जक नेता लाइट उल्का से टकरा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आधिकारिक आवास में 100 मीटर के व्यास तक फैला हुआ 15 मीटर गहरा एक विशाल छेद दिखाई दिया, जिसने मूल निर्माण को प्रतिस्थापित कर दिया। ये चौतरफा हमला बहुत अप्रत्याशित था। जादुई उतार चढ़ाव का पता चलने से लेकर मंत्र के पूरा होने तक केवल 1/4 घंटा ही बीता था। सूचना मिलते ही 2 डेमन स्लेयर रिमूवर टीमें तुरंत लौट आईं, लेकिन हमला पहले ही खत्म हो चुका था और देखने के लिए केवल एक गंदा दृश्य बचा था, और लॉन्ग हाओचेन का समूह बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। उपकरण अनुभाग में शांति से लौटते हुए, रास्ते में कई अन्य गश्ती टीमों को मारते हुए, लॉन्ग हाओचेन सुरंग में लौटते हुए नहीं रुके। अपने साथियों को सुरंग के माध्यम से शहर से बाहर ले जाते हुए वह तुरंत उत्तर पूर्व की ओर जाने के लिए रात की आड़ का उपयोग किया। सब कुछ लॉन्ग हाओचेन की गणना के भीतर था। जैक्स मेजर सिटी पर हमला आवेग में नहीं किया गया था, बल्कि सावधानीपूर्वक विचार विमर्श के बाद किया गया था। ये हमला न केवल कई जैक्स राक्षसों को प्रभावी ढंग से मारने की अनुमति दी, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दुश्मनों का ध्यान आकर्षित किया। ये दुश्मनों को ये बताने के लिए भी था कि वे जैक्स के महान शहर में थे और वहां से नहीं निकले। कम से कम कुछ समय के लिए दुश्मनों का ध्यान जैक्स मेजर सिटी पर बना रहेगा, जबकि उन्होंने इसका फायदा उठाकर एंड्रो प्रांत को निशाना बनाया। कैरियर की योग्यताएं खत्म नहीं हुई, बात बस इतनी है कि वह उनका ज्यादा उपयोग नहीं करती थी। हमेशा लॉन्ग हाओचेन से चिपकी रहने वाली उसका चेहरा पीला पड़ गया था। पिछले नरसंहार से वह स्पष्ट रूप से भयभीत थी। उसका इस तरह का रवैया देखकर हर किसी को और भी अधिक दुख हुआ। कुछ समय पहले हत्यारी रानी संसार कैरियर की पवित्र बेटी ने राक्षसों को मारते समय कभी कोई डर नहीं दिखाया। अध्याय 417 अचानक हमला। प्रकाश का उल्का भाग 3। अंत में उन्हें लॉन्ग हाओचेन के 7 लोगों के समूह का कोई निशान नहीं मिला। इस घटना के बाद राक्षस पिछले 100 वर्षों में अभूतपूर्व पैमाने पर एक अभियान शुरू करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान चूंकि उनके भोजन और पानी की आपूर्ति पर्याप्त थी, इसलिए उन्होंने ग्रामीण इलाकों में रहकर किसी भी राक्षसी शहर से न गुजरने की पूरी कोशिश की। अपने मानचित्र और सूर्य की दिशा से निर्देशित होकर वे एंड्रो प्रांत की ओर भागने के लिए दिन रात यात्रा करते रहे।
जैसा कि यू ये ने पहले बताया था, जितना अधिक वे पूर्व की ओर गए, गार्ड उतने ही शांत हो गए। फिर भी जनसंख्या में वृद्धि हुई। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूर्वी तट राक्षसों के लिए जीवन रेखा था। मछली बैंक के भंडार के बिना राक्षसों ने बहुत पहले ही टेम्पल एलायंस के सामने घुटने टेक दिए होते। पूरी यात्रा घटनाविहीन रही। जब उनका सामना राक्षसों से होता था तो वे छिपने और सफलतापूर्वक गुजरने के लिए चंद्र दानव कबीले की स्थिति पर भरोसा करते थे। उन्होंने अपना अधिकांश समय मैदान पर बिताया, लेकिन उनकी गति अभी भी बहुत तेज थी। लेकिन सुरक्षा उद्देश्यों के लिए उन्होंने अपने स्पिरिट विंग्स का उपयोग नहीं किया। 15 दिन बाद वे अंततः हैंड्रो प्रांत में प्रवेश कर गए। उदास दलदल प्रांत के उत्तरी भाग में स्थित थे, इसलिए उन्होंने उत्तर की ओर यात्रा की। भले ही सब कुछ ठीक हो गया, लॉन्ग हाओचेन को अभी भी बेचैनी महसूस हो रही थी क्योंकि कयर ने सुधार के कोई संकेत नहीं दिखाए। इसके विपरीत वह पहले से भी अधिक चुप और भ्रमित हो गई। बस हर दिन चुपचाप लॉन्ग हाओचेन के साथ जाते हुए वह उन चीजों को देखती थी जो उसे नई और अजीब लगती थी, जिससे अक्सर उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। उसकी ओर प्रभावशाली दृष्टि। हर बार ऐसा होने पर दर्द के कारण उसकी सांसें फूलने लगती थीं। लेकिन उन्होंने भी ज्यादा चिंता नहीं दिखाई। इस घटना में कि वह बहुत करीब आ जाता, कयर डर जाता और उससे बच जाता। हालांकि सौभाग्य से उन्होंने उसके खिलाफ जाने का कोई संकेत नहीं दिखाया। कयर सभी के प्रति अविश्वासी लग रहा था, केवल लॉन्ग हाओचेन पर विश्वास कर रहा था। इसके अलावा समय समय पर उसे सिरदर्द होता था और जब भी ऐसा होता था तो उसका चेहरा बहुत पीला पड़ जाता था और उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा में बेतहाशा उतार चढ़ाव होता था। लॉन्ग हाओचेन ने कभी कभी कयर की आध्यात्मिक ऊर्जा का निरीक्षण किया। हालांकि कैरी ने सावधानीपूर्वक खेती नहीं की, लेकिन उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा तीव्र गति से बढ़ी। इस गति के आधार पर कम से कम आधे साल में वह छठे और सातवें चरण के बीच पहुंच जाएगी। अपनी वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लॉन्ग हाओचेन पूरी तरह से असहाय था। वह बस इतना कर सकता था कि उसकी अच्छी देखभाल करे और उसे अपने आप ठीक होने दे। लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति ने लॉन्ग हाओचेन को महसूस कराया कि वह पूरी तरह से ठीक होने से बहुत दूर थी। ऐसा लग रहा था कि वह कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएगी। बंजर भूमि को देखते हुए लॉन्ग हाओचेन ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए अपनी प्रगति रोक दी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दोनों पक्ष एक दूसरे की ताकत से मेल खाते हैं, भले ही राक्षस हमला करना जारी रखते हों। इसलिए उनके पास बहुत सारे संसाधन थे। राक्षसों का सबसे बड़ा कमजोर बिंदु संसाधन उत्पादन की कमी थी। इससे कुछ क्षेत्रों में गंभीर कमी हो गई। सबसे पहले आपका भोजन, फिर आपके रहने का क्षेत्र और फिर आपकी जन्मजात क्षमता। इन चीजों को सुलझाना आसान लग रहा था, लेकिन ये जटिलताओं से भरी थी। अकेले भोजन की कमी के कारण दानव देव सम्राट जैसे भारी प्राणी को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। महाद्वीप के पूर्व में भूमि उपजाऊ थी। लॉन्ग हाओचेन ने घास का विशाल विस्तार देखा। यदि ऐसी उपजाऊ भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया जाता तो यह निस्संदेह बड़ी फसल पैदा करती, जिससे सैकड़ों हजारों लोगों की भूख संतुष्ट होती। हालांकि कोई अंतिम आंकड़े नहीं थे। टेम्पल एलायंस के अनुमान के अनुसार टेम्पल एलायंस के तहत आने वाले एक चौथाई क्षेत्र में हर साल एक साल में पूरे राक्षस क्षेत्र की तुलना में कम से कम 10 गुना अधिक भोजन का उत्पादन होगा। हालांकि मानव आबादी कुल राक्षस आबादी का केवल 1/3 थी, और यही कारण है कि राक्षसों ने समय समय पर अपनी मानव संख्या कम कर दी थी। युद्ध के माध्यम से निम्न श्रेणी के शैतान आश्चर्यजनक दर से प्रजनन करेंगे, इसलिए उनकी भोजन संबंधी समस्याओं का सामना करना और भी भयानक था। कप्तान, क्या हम अभी भी दलदल से दूर हैं? हान यू ने लॉन्ग हाओचेन से करीब से पूछा। उसने उत्तर दिया, हम 200 किलोमीटर दूर हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम कल अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हालांकि हमें पहले इस जगह पर जाना होगा। ये कहते हुए उसने नक्शा निकाला और एक बिंदु की ओर इशारा किया। क्या ये? हान यू ने आश्चर्य से देखा। एक राक्षस शहर? लॉन्ग हाओचेन ने सिर हिलाया। यह एक छोटा सा शहर है जिसका कोई नाम भी नहीं है। हर कोई लगातार यात्रा से बहुत थक गया होगा। हम संभवतः एक राक्षस देवता का सामना करेंगे, इसलिए ये सबसे अच्छा है कि हर कोई ठीक हो जाए और अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में रहे। एक अच्छी लड़ाई के लिए आवश्यक है कि आप पहले अपने ब्लेड को तेज करें और बहुत अधिक उत्सुक न हो। वास्तव में शैतान सर्प भगवान का उदासीन दलदल में रहना 1 या 2 दिन की बात नहीं है। इस छोटे से शहर में एक आलसी दिन के बाद दलदल से टकराने में देर नहीं होगी। लॉन्ग हाओचेन की बात सुनकर सभी ने सिर हिलाया। उनके लिए ये युवा शूरवीर एक असाधारण और अतुलनीय कप्तान था, जिसके आदेश वे स्वेच्छा और आज्ञाकारी रूप से स्वीकार करते थे।
ये वह प्रतिष्ठा है जो उन्होंने अपने कौशल से लगातार बनाई है। आइए कुछ नया करें। हाओ चेन की लंबी आंखें चमक उठीं, जिससे तुरंत उसके शरीर से चमकती हुई 3 ज्योतियां प्रकट हुईं। सबसे पहले येटिंग से आ रही एक सुनहरी चमक सबके सामने प्रकट हुई, और फिर 2 परिचित आकृतियां दिखाई दी, लंबा 12वां अभिभावक संत और नीला कंकाल जिसे 11वें संत अभिभावक के रूप में जाना जाता है। लॉन्ग हाओ चेन ने कहीं से 2 कपड़े निकाले और उन्हें पहनते समय छिपाते हुए उन्हें दे दिया। ये कपड़े विशेष रूप से उनके लिए ऑर्डर किए गए थे, और जल्द ही येटिंग और सेंट गाजियन छिप गए, और जब तक वे अपना सिर झुकाए रहेंगे कोई भी उनकी शक्ल नहीं देख पाएगा। लिन शिन ने आश्चर्य से पूछा, बॉस, आपने ये कपड़े कब बनाए? लॉन्ग हाओ चेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ये जेक्स मेजर सिटी में हमारे आराम के समय के दौरान था। मैंने उपकरण अनुभाग के विशेषज्ञों से ये कपड़े बनाने के लिए कहा। उन्हें अभी के लिए उपयोगी होना चाहिए। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन जल्द ही हॉन यू को सबसे पहले एहसास हुआ, हाँ, अब ये हमें 10 का समूह बनाता है। आइए देखें कि क्या ये राक्षस हमें पहचान सकते हैं। यहाँ रास्ते में वे कई छोटी छोटी लड़ाइयों में लगे हुए। ऐसा इसलिए था क्योंकि हालांकि वे चंद्रमा राक्षसों के रूप में खड़े थे, क्योंकि उनमें से 7 थे, कभी कभी गार्ड उनसे अपने मौलिक गुण दिखाने के लिए कहते थे, जो उन्होंने उन्हें करने दिया। उन्हें मारने और आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्या यही कारण नहीं था कि लॉन्ग हाओ चेन ने 11वें और 12वें गार्ड संत और येटिंग को 10 का एक समूह बनाने के लिए लड़ाई में शामिल कर लिया? दानव कातिलों को हटाने वाले दस्ते की एक ही संख्या होने और चंद्रमा दानवों के रूप में उनके भेष में होने के कारण उन्हें बहुत आसानी से दानव कातिलों को हटाने वालों के लिए गलत समझा जा सकता है। 11वें गार्ड संत की 3 मीटर की ऊंचाई ज्यादा नहीं थी। राक्षसों के बीच इस प्रकार का आकार देखना कोई असामान्य बात नहीं थी। चलदर सब अपने पद पर लौट आए, उनकी संरचना भी बदल गई। लॉन्ग हाओ चेन पहले की तरह सबसे आगे थे, के उनके ठीक पीछे चल रहे थे, और दोनों तरफ वांग युवान और सिमाजियान थे। फिर हान यू, चेन यंग, लिन शिन और 11वें होली गार्ड और येटिंग के साथ थे। उनके गठन के मध्य में उसके बाद 12वां होली गार्ड था जो पीछे था। ऐसे उपकरण जादुई हमलों में किसी भी सामान्य दानव शिकार दस्ते की क्षमताओं से आगे निकल गए। केवल 11वें सेंट गार्ड के साथ उसे 2 7वें चरण के जादूगरों की ताकत माना जा सकता है। अपनी उपस्थिति के कारण लॉन्ग हाओ चेन में दानव देवता को चुनौती देने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास था। जल्द ही वे मानचित्र पर दर्शाए गए छोटे शहर लॉन्ग हाओ चेन में पहुंचे। इस बात पर केवल सहमति व्यक्त की जा सकती है कि युये ने लॉन्ग हाओ चेन को जो विस्तृत नक्शा दिया था वह बहुत उपयोगी था। गांव में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद उन्हें राक्षस सैनिकों ने रोक दिया। एंड्रो प्रांत डेविल स्नैक कबीले का क्षेत्र होने के कारण ये सैनिक स्वाभाविक रूप से उनके कबीले के लोग थे। शैतान सांपों के पास सचमुच विशेष शरीर होते थे। उनके पैर नहीं थे, लेकिन उनका ऊपरी शरीर इंसानों जैसा था, केवल बहुत पतला, जबकि इसके निचले हिस्से में एक बड़ी पूंछ मौजूद थी जो पीढ़ों पर चलती थी। लेकिन इन बिना पैरों वाले व्यक्तियों को कभी भी कम नहीं आंका जाना चाहिए। वे किसी भी इलाके में अपने शरीर को समायोजित करने में सक्षम थे। पानी में भी वे बेहद तेज थे, इसलिए शैतान सर्पों को पूर्वी तट प्रांत को सौंपा गया था। इस छोटी सी टीम में 1 दर्जन से अधिक शैतान सर्प शामिल थे और इसका नेतृत्व एक ने किया था, बहुत मजबूत, जिसकी पूंछ और पीठ कुल मिलाकर 4 मीटर से अधिक तक पहुंची। पूंछ का सिरा शरीर के ऊपरी भाग के सामने खड़ा होकर 2 मीटर से अधिक की लंबाई तक पहुंच गया, और उसके हाथ में एक त्रिशूल था। कौन है वे? इन परतों को हटा दें। शक्तिशाली शैतान सांप ने दहाड़ते हुए काली पुतलियों के साथ तिरंगे रंग की 2 आंखें दिखाईं, जो एक अशुभ चमक बिखेर रही थीं। उनके हाथ में त्रिशूल था और उन्होंने लॉन्ग हाओ चेन के समूह का नेतृत्व किया। लॉन्ग हाओ चेन ने अपना सिर उठाया, अपने चेहरे को ढकने वाले हुड को हटा दिया। एक दानव कातिलों को हटाने वाला काम पर था। क्या तुम मरना चाह रहे हो? लॉन्ग हाओ चेन की लाल आंखें देखकर वे शैतान सांप भी दंग रह गए। लॉन्ग हाओ चेन की खूबसूरत शक्ल और बैंगनी आंखों से वे पहले से ही बहुत कुछ समझ सकते थे। हालांकि ये शैतान सांप बहुत ही विवेकशील था और मध्यम स्वर में जारी रहा, कृपया आईडी हटा दें। डेमन हंटर रिमूवर्स का अपना डेमन हंटर रिमूवर टैब होता है। मध्य प्रांत ने इसे दिखाने का आदेश दिया क्योंकि अब कई मानव दानव शिकारी चंद्रमा दानव होने का दावा कर रहे हैं जो दानव क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं। दुर्भाग्य! गुस्से में चिल्लाते हुए लॉन्ग हाओ चेन ने अपना हाथ लहराया। तुरंत एक भयानक शक्ति अचानक उसकी पीठ से फूट पड़ी क्योंकि अंधेरे की भावना ने हवा को शक्ति से भर दिया। भारी कुचलने वाले प्रहार के कारण 10 शैतान सांप लगभग तुरंत ही लड़खड़ाकर डर के मारे पीले पड़ गए।
लॉन्ग हाओचेन की पीठ से एक ठंडी आवाज आई, क्या आपको अभी भी और सबूत की जरूरत है? या क्या आप चाहते हैं कि यह महिला दिखाए कि डेविल ड्रैगन क्या होता है? यदि आप हमारे दानव कातिलों को हटाने वाले दस्ते को रोकने का साहस करते हैं, तो ऐसा ही करें। उस शैतान ड्रैगन से निकलने वाली भयानक शक्ति को महसूस करते हुए इन शैतान सांपों को डटे रहने की हिम्मत कैसे हुई? घबराहट में पीछे हटते हुए वे तुरंत रेंगते हुए जमीन पर गिर पड़े, एक शब्द भी नहीं बोले क्योंकि उनके शरीर कांप रहे थे। डेविल ड्रैगन किस स्तर के अस्तित्व के थे? कोई भी शैतान ड्रैगन पावर प्लांट एक भयानक अस्तित्व होगा जिसके सामने उन्हें निश्चित रूप से झुकना होगा, क्योंकि मध्य प्रांत के शासकों को परेशान करने का डर होगा या उनकी पूरी जाति के शासक के लिए उनके पूरे कबीले को फंसाने की संभावना होगी। उसकी शक्ति का प्रदर्शन फीका पड़ गया। ठंड से प्रेरित उस लड़की ने ठंडे स्वर में पूछा, एंड्रोमेलियस, क्या वह अभी भी उदासी के दलदल में है? अध्याय 418 उदासी के दलदल, मृत्यु की भूमि भाग 1। हाँ, दानव भगवान ईश्वर अभी भी है, अभी भी है। शैतान का महान सांप जो उनका नेतृत्व कर रहा था, उसने आदरपूर्वक उत्तर दिया। हम्फ, अपने आप को तनाव मुक्त करो। ये शब्द सुनकर शैतान सांप अपनी मोटी पूंछें पीठ के पीछे करके भागे। लॉन्ग हाओचेन ने अपना हाथ उठाया, अपना अंगूठा उठाया और चेन यंग ने प्रसन्न मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मेरे अभिनय कौशल में सुधार हुआ है ना? धीरे से हंसते हुए लिन शिन ने टिप्पणी की, ये काफी प्रभावशाली था मिस्ट्रेस डेविल ड्रैगन क्वीन। केवल चंद्रमा राक्षसों की उपस्थिति पर भरोसा करके सभी राक्षसों को धोखा देना असंभव था। इस बार लॉन्ग हाओचेन का समूह न केवल राक्षस क्षेत्र में था 1 या 2 दिन, और स्वाभाविक रूप से उनके पास छिपने के अपने साधन थे। चेन यंगर की मिरर इमेज प्रेशियस पिक स्वाभाविक रूप से इस कृत्य के लिए उकसाने वाला था। उसकी शक्तिशाली नकल करने की क्षमता पर भरोसा करते हुए डक और रिलीज पास ट्रिक का परीक्षण किया गया और अनुमोदित किया गया। हालांकि उनके पास भी एक मिशन था जो 100 शैतान सांपों को मारना था। इसका समय स्पष्ट था कि यह अभी तक नहीं आया था। इस बीच उन्होंने पुष्टि की कि एंड्रोमेलियस के स्थान की जानकारी सच थी। ये छोटा शहर जीवन से भरपूर था और थोड़ा सा राक्षस क्षेत्र के कुछ कस्बों की तुलना में अधिक जीवंत। सड़कों पर राक्षसों की एक अंतहीन नदी बहती थी, जिनमें से शैतान सर्प सबसे आम थे। अन्य कुलों में विशाल बहुमत स्वाभाविक रूप से दोहरी तलवार वाले राक्षस थे। शायद इसलिए कि यह स्थान अपेक्षाकृत छोटा था, इसका प्रवेश केवल दोहरी तलवार वाले राक्षसों तक ही सीमित नहीं था जैसा कि बड़े शहरों के मामले में होता है। जैसे ही वे गांव में दाखिल हुए, लॉन्ग हाओचेन की उपस्थिति ने तुरंत बहुत ध्यान आकर्षित किया। हालांकि चुभती नजरों का निशाना बनना अच्छी बात नहीं थी। इस मामले का समाधान बहुत सरल था, बस एक शैतान ड्रैगन की आभा जारी करना। लॉन्ग हाओचेन ने कुछ शब्दों के साथ जारी रखा, जो कोई भी उनसे पूछता था उसे एक घातक खतरा महसूस होता था। इस तरह वे आतंक का एक आम विषय बन जाएंगे। इस छोटे से शहर में जो चीजें खरीदी जा सकती थीं, वे अपेक्षाकृत सीमित थीं। राक्षसों के लिए पैसे की कोई अवधारणा नहीं थी और सब कुछ वस्तु विनिमय के माध्यम से अर्जित किया गया था। लॉन्ग हाओचेन ने तुरंत शुद्ध पानी और सूखी मछली के बदले में कुछ जादुई पशु क्रिस्टल निकाले। सौभाग्य से वह कुछ फल खरीदने में कामयाब रहा, इसलिए वे सभी आराम करने के लिए एक साफ कमरे की तलाश में थे। हर किसी को थोड़ा सा महसूस हुआ अपनी कठिन यात्रा से थक गए और जल्दी सो गए। के वांग युवान और चेन यंग ने एक कमरा साझा किया। हालांकि उसकी यादें खो गई थीं, ऐसा लगता था कि कई लड़कों और लड़कियों के बीच के मामलों को लेकर पहले से भी अधिक सख्त हो गया था, और यहां तक कि लॉन्ग हाओचेन, जो उससे अधिक परिचित था, उससे संपर्क करने में असमर्थ था। ज्यादातर इसलिए क्योंकि वह मूर्ख था। आदमी साधारण भोजन के बाद हर किसी के दिमाग में सबसे महत्वपूर्ण बात तुरंत गर्म स्नान करना था। अच्छे आराम के बाद अगले दिन वे सब एक साथ इकट्ठे हुए। एक आरामदायक रात के बाद हर कोई स्वास्थ्य और ऊर्जा से चमक रहा था। निस्संदेह येटिंग और 2 पवित्र रक्षकों में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ। लॉन्ग हाओचेन ने अपने साथियों को अपने कमरे में बुलाया, आज हम उदास दलदल में जाएंगे। अभी कुछ समय पहले मैं दलदलों का एक विस्तृत नक्शा खरीदना चाहता था, लेकिन सफलता नहीं मिली। मैंने मेलांचोली दलदलों की स्थिति के बारे में पूछा और मुझे पता चला कि इस छोटे से शहर में शैतानों के लिए मेलांचोली दलदल एक डरावनी जगह है। यह न केवल लोगों को दलदल में फंसाता है, बल्कि कोहरे से भी भरा होता है। यदि कोई सावधान नहीं है तो उन्हें जहर दिया जा सकता है। यहाँ तक कि शैतान सांप भी अपने मजबूत जहर विरोधी प्रतिरोध के साथ इस जहर का विरोध करने में असमर्थ हैं। इतना ही नहीं, बल्कि उदासीन दलदल कुछ बहुत शक्तिशाली जादुई जानवरों का घर है। यहाँ तक कि 10वीं सीढ़ी वाले जादुई जानवरों के भी वहां रहने की अफवाह है।
मुझे लगता है कि यही कारण है कि शैतान सर्प लॉर्ड एंड्रोमलियस इतने लंबे समय तक रहने के बाद भी बाहर नहीं आया। जिस चीज को आप ढूंढना चाहते हैं वह बहुत कीमती होनी चाहिए, खासकर जब से दलदल को संभालना मुश्किल हो सकता है। एक बार जब हम दलदल में प्रवेश करेंगे तो निस्संदेह हम बड़े खतरे में होंगे। हम सब एक साथ रहेंगे और अगर कुछ गलत होता है तो सभी को मेरा आदेश मानना होगा और अनावश्यक झगड़ों से बचना होगा, समझे? सभी सहमत हुए। चूंकि उनके भागने का रास्ता टावर ऑफ इटर्निटी से होकर जाता था, इसलिए उनमें बहुत आत्मविश्वास था। आखिरकार कयर के जागरण जैसी स्थिति अभी अभी घटित हुई थी, ये दोबारा नहीं हो सकती। जैसे जैसे लॉन्ग हाउचेन की खेती बढ़ती गई, टावर ऑफ इटर्निटी पर उसका नियंत्रण भी बढ़ता गया, जिससे उसे टेलीपोर्ट करने की गति और लोगों की संख्या में सुधार करने में मदद मिली। प्रमुख, तो हम कब कार्रवाई करने जा रहे हैं? सिमा जियान से पूछा। लॉन्ग हाउचेन ने उत्तर दिया, जल्दी मत करो। मिलानचोली दलदल यहाँ से अधिक दूर नहीं है और दोपहर के समय कोहरे का स्तर सबसे कम होता है। हम उस क्षण का इंतजार करेंगे जब दलदल का एक हिस्सा सूरज की रोशनी से भर जाएगा, ताकि हम उसमें प्रवेश कर सकें। हान यू, लिन शिन, आप दोनों एक टीम बनाएंगे। सीमा, तुम और मैं एक टीम बनेंगे। आइए मिलानचोली दलदलों की स्थिति के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करें। अगर हम थोड़ा भी सीख ले तो ये कुछ न होने से बेहतर होगा। मिलानचोलिक मार्शेस की ओर जाने से पहले हम सभी 1 घंटे बाद होटल लौटेंगे। युवान, यंग, एर और आपके र को देखेंगे। दोनों लड़कियों ने सिर हिलाया और लॉन्ग हाउचेन भी 2 संत रक्षकों के पीछे चला गया। चारों लोगों ने होटल छोड़ दिया और शहर में गहन पूछताछ की। 1 घंटा बहुत जल्दी बीत गया। लॉन्ग हाउचेन के समूह के होटल लौटने के बाद उन्होंने एक साथ प्राप्त समाचारों का सारांश प्रस्तुत किया। उदासीन दलदलों के भीतर वर्तमान स्थिति के बारे में उपयोगी जानकारी दुर्लभ और कठिन थी, क्योंकि यह एक बहुत ही खतरनाक जगह थी जहां राक्षसों का जीवित रहने का दायरा अधिक नहीं था। नतीजतन उदासीन दलदलों ने मृत्यु के स्थान का नाम प्राप्त कर लिया। यहां तक कि अपने सभी इलाकों में युद्धाभ्यास लाभ पर भरोसा करते हुए डेविल स्नेक कबीले के राक्षस लापरवाही से नहीं भागेंगे। सभी ने चीजों को व्यवस्थित किया और लॉन्ग हाउचेन के नेतृत्व में निकल पड़े। आज मौसम बहुत अच्छा था। सूरज बहुत उज्जवल था, लेकिन राक्षस क्षेत्र की सीमा के भीतर, यहां तक कि एक उज्जवल और स्पष्ट दिन पर भी, पक्षियों को शायद ही कभी देखा गया था, क्योंकि पिछले हजारों वर्षों में राक्षसों द्वारा सभी पक्षियों और उड़ने वाले जानवरों को खाया गया था। भला कोई जानवर कैसे बच सकता था? पहुंचने पर उन्होंने देखा कि खुले देश की तुलना में हवा बहुत अधिक नम हो गई थी और दलदल उतना बड़ा नहीं था। मानचित्र के अनुसार यदि वे पूर्व की ओर बढ़ते रहे तो वे 250 किलोमीटर से भी कम समय में तट पर पहुंच जाएंगे। वहां कई शैतान मछली पकड़ने के प्रभारी थे। राक्षसों से मिली जानकारी के अनुसार राक्षसों के भारी शिकार के कारण तटीय क्षेत्र में पहले से ही मछलियों की कमी थी। अक्सर उनके पास भोजन के लिए अन्य समुद्री जीवों का शिकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता था। बड़ी मात्रा में मछलियां पकड़ने की गारंटी के लिए कुछ 9वें चरण के शैतान भी शामिल हो गए थे। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि मृत्यु की यह भूमि, जिसे मेलांचोलिक दलदल कहा जाता था, बहुत डरावनी थी, लेकिन वे जितना करीब आते उतने ही कम राक्षसों से उनका सामना होता। जबकि सब कुछ सर्वोच्च गति से चल रहा था, जल्द ही 1 घंटा बीत गया और दोपहर आ गई। हवा अधिक से अधिक नम हो गई और जमीन धीरे धीरे नर्म होने लगी। समय समय पर उनकी नाक से सड़ी हुई गंध निकलती रहती थी। वे उदास दलदल में थे। आधे घंटे तक चलने के बाद वे अंततः अपने गंतव्य तक पहुंच गए। हालांकि हर कोई अलग अलग भाव दिखाने से खुद को नहीं रोक सका। दूर से देखने मात्र से ही उन्हें इस मृत्युलोक की भयावहता का एहसास हो गया। इसके अलावा हरी धुंध के एक विशाल विस्तार ने इस विशाल क्षेत्र को ढक लिया। ये हरा कोहरा ऐसा लग रहा था जैसे यह अनादिकाल से अछूता रहा हो, और यहाँ तक कि जब सूरज की रोशनी में स्नान किया गया हो तब भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि वे कोहरे के जितना करीब जाते थे, उसका रंग उतना ही गहरा होता जाता था। जब वे धुंध के किनारे पर पहुंचे तो जमीन काली हो गई, कभी कभी गीले स्थानों से बुलबुले उठने लगे। उनसे धुंध के गीले पदार्थ के साथ साथ अजीब गंध भी आ रही थी। उदासीन दलदलों का आकार मूल रूप से अप्रभेद्य था, और जब लॉन्ग हाउचेन ने विशेष रूप से अपने आध्यात्मिक पंखों को मुक्त करने के बाद आकाश में उड़ान भरी, तो उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वे धुंध के जितना करीब पहुंचे, उनका रंग उतना ही गहरा होता गया। घनत्व में वृद्धि हुई जब तक कि यह मिलांचोली दलदल की गहराई तक नहीं पहुंच गया, जहां इसका रंग गहरा हरा था।
इन दलदलों के आकार से वह इसका अनुमान लगाने में असमर्थ था। कोहरे की व्यापक सघनता के कारण उसकी दृष्टि बाधित हो गई थी। जमीन पर लौटते हुए लॉन्ग हाओचेन अपने साथियों के साथ शामिल हो गए और उनसे गहरी आवाज में कहा, ऐसा लगता है कि इन उदास दलदलों को संभालना हमारी कल्पना से भी अधिक कठिन है। प्रदर्शन करते समय हर कोई अतिरिक्त सावधानी बरतता है। जब हम अंदर जाएंगे तो हमारी दृश्यता कुछ हद तक प्रभावित होने की संभावना है, इसलिए भ्रमित न हो और मेरे साथ बने रहें। मैं धुंध को दूर करने के लिए जादुई रोशनी का उपयोग करूंगा। अगर हम पर हमला हो तो जितना हो सके मेरे करीब रहें। पहले हम दलदल के किनारे पर नजर डालेंगे और फिर अंदर जाने की कोशिश करेंगे। हान यू ने उत्तर दिया, कैप्टन, आप मुझे धुंध कैसे दूर करने देंगे? टीम के दिल के रूप में आपकी ताकत बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। लॉन्ग हाओचेन ने सिर हिलाया और उन्हें जवाब दिया, चिंता मत करो। मैं पहले ही 7वां चरण पार कर चुका हूं और 3 आत्मा गुहाएं खोल चुका हूं। मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति गति अब आपकी तुलना में बहुत तेज है। ये वास्तव में कुछ भी नहीं है। आओ चलें। 7 लोगों का समूह उनके साथ था। 2 संत रक्षकों और येटिंग की आर ने दलदल के किनारे की ओर तेजी से आगे बढ़ना जारी रखा। वे उदास दलदलों के जितना करीब पहुंचते गए, उनके पैरों के नीचे की जमीन उतनी ही नरम होती गई। जैसे ही वे इसके किनारे में दाखिल हुए, उनके पैरों के नीचे की सतह को ऐसा लगा जैसे वे रेत पर आगे बढ़ रहे हों। उसका क्षण 11वें रक्षक संत ने अपनी महान उपयोगिता प्रदर्शित की। सहजता से जमीन में ठंडी ऊर्जा छोड़ता है, तुरंत दलदल के पानी को बर्फ में बदल देता है, जो हर किसी के वजन का समर्थन कर सकता है। इसी बीच लॉन्ग हाओचेन के शरीर से एक गहरी सुनहरी रोशनी फैल गई, जिसने पूरे समूह को अपनी चपेट में ले लिया। ये तीसरे चरण पवित्र लबादे का हल्का जादू था। प्रकाश दिव्य लबादे के स्थान पर उन्होंने पवित्र लबादे का उपयोग करने का कारण ये था कि पहले वाले की रक्षात्मक ताकत बहुत अधिक थी और इसमें उपचार और संरक्षण प्रभाव भी थे। इसके अलावा लॉन्ग हाओचेन ने प्रकाश तरंग तकनीक की अपनी समझ को बढ़ाया और इस प्रकार उन्होंने न केवल अधिक प्रकाश सार को अवशोषित किया, बल्कि अपनी रक्षात्मक ताकत को 4 चरणीय जादू तक बढ़ा दिया। जब तक उन्हें अत्यधिक शक्तिशाली हमले का सामना नहीं करना पड़ता, उनका पवित्र लबादा कुछ सुरक्षा प्रदान करता रहेगा। इसके अलावा पवित्र लबादे का सबसे बड़ा लाभ ये था कि मंत्र द्वारा कवर किए गए क्षेत्र को खर्च की गई आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा के आधार पर बदला जा सकता था। दलदल के भीतर दृश्यता अच्छी नहीं थी, इसलिए लॉन्ग हाओचेन ने स्वाभाविक रूप से अपना पवित्र लबादा थोड़ा बड़ा कर लिया। जैसे जैसे उनकी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा 10,000 इकाइयों से अधिक हो गई और भौहों और निचले पेट के बीच की जगह में 2 अन्य आध्यात्मिक गुहाओं के साथ इन गुहाओं में आध्यात्मिक ऊर्जा की एकाग्रता बढ़ने लगी। अब लॉन्ग हाओचेन की साधना गति उस समय की तुलना में बहुत तेज हो गई जब वह अभी भी 6ठे चरण पर था। उनकी शक्ति में वृद्धि ने स्वयं को भी आश्चर्यचकित कर दिया। केवल आधे महीने में उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा पहले से ही 11,000 इकाइयों के करीब थी। अध्याय 419 उदासी की भूमि, मृत्यु की भूमि भाग 2। पवित्र लबादे के धक्के से जहरीली धुंध एक तरफ हट गई और हालांकि हवा अभी भी नम थी, कम से कम जहर पवित्र लबादे के अंदर घुसने में असमर्थ था। यदि यह सिर्फ एक साधारण संत लबादा होता तो जहर के कुछ संक्षारक प्रभाव अभी भी उस पर प्रभावित होते, लेकिन उसके संत लबादे का समर्थन करने वाली प्रकाश की लहरों ने इसे अलग बना दिया। निरंतर कंपन के माध्यम से जहर को दूर धकेल दिया गया, जिससे वह अवरोध की सतह पर चिपकने में असमर्थ हो गया। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत को महसूस करते हुए लॉन्ग हाओचेन ने देखा कि उसकी खपत उसकी पुनर्प्राप्ति त्रिज्या से बहुत कम थी। अपने साथियों को सिर हिलाते हुए उन्होंने नेतृत्व किया और हाथ में शानदार होली शील्ड और तरंगित प्रकाश के साथ उदास दलदल में गहराई तक चले गए। बर्फ के जादू पर 11वें सेंट गार्ड का नियंत्रण अत्यधिक कुशल था। जैसे जैसे हर कोई आगे बढ़ता गया, जिस क्षेत्र से वे गुजरे वह कुछ समय के लिए ठोस बना रहा, केवल धीरे धीरे अपनी मूल दलदली विशेषता को पुनः प्राप्त कर लिया। लॉन्ग हाओचेन के सेंट मेंटल की मदद से 64वें दानव शिकार कमांडर के दस्ते ने शांति से दलदल में प्रवेश किया। अंदर दलदल बेहद अंधेरा था और सूरज की रोशनी काफी हद तक धीमी थी, जिससे कोहरे के माध्यम से उस तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था। लगभग कुछ 100 मीटर चलने के बाद लॉन्ग हाओचेन ने चारों ओर देखते हुए अपने कदम रोक दिए। दलदल में बड़ी संख्या में पौधे थे, जिनमें अधिकतर बेलें थीं, जिनकी जड़ें दलदली मिट्टी के भीतर गहराई में थीं। इन लताओं का रंग दलदल में मौजूद जहरीली गैस से काफी मिलता जुलता था। हान यू, अगर हम पर घात लगाया जाता है और मेरा पवित्र लबादा टूट जाता है, तो सभी की रक्षा के लिए एक और पवित्र लबादा बनाएं। उस समय अपनी आंखें बंद करना याद रखें और किसी भी जहर को सांस में लेने से बचने का प्रयास करें। हाँ,
हान यू ने सिर हिलाया। हालांकि यह जहर शायद उन जैसी छठे चरण की शक्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन सावधान रहना बेहतर होगा। सावधानीपूर्वक नौकायन से जहाज कई हजार वर्षों तक चल सकता है। जैसे ही लॉन्ग हाओचेन बोल रहा था, उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उसकी नजर आगे की ओर चली गई। ये टिंग ने तुरंत उसके इरादे को भांप लिया और उस दिशा में एक सफेद रोशनी की ओर इशारा किया। धीमी गर्जना के साथ एक विशाल आकृति लॉन्ग हाओचेन की ओर बढ़ी। धुंध इतनी घनी थी कि जब ये दुश्मन पवित्र लबादे से टकराया तभी सभी को इसका रूप दिखाई दे सका। यह एक बड़ी छिपकली थी, पूरी तरह से गहरे सुनहरे रंग की। इसकी पूरी त्वचा पर मवाद और बहुत बुरी गहरी हरी आंखों की एक जोड़ी थी। अपना मुंह खोलते हुए उसने लॉन्ग हाओचेन पर अपने दांत तान दी। लॉन्ग हाओचेन की प्रतिक्रिया बेहद त्वरित थी। जैसे ही बाहरी पवित्र लबादा अचानक गायब हो गया, गौरवशाली पवित्र ढाल सफेद चमक उठी। ये पवित्र तलवार तकनीक जारी करने का परिणाम था और एक ढाल छिपकली का स्वागत करती हुई। जोरदार झटके की आवाज के साथ छिपकली गिर गई, लेकिन लॉन्ग हाओचेन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। उसके दाहिने हाथ में लहराती रोशनी ने बिजली की तरह तेजी से एक झटका मारा, हवा में प्रकाश की एक सुंदर चाप खींची, पवित्र अग्नि के साथ मिलकर प्रकाश के एक कांटे को मार डाला, जिससे छिपकली की गर्दन हिंसक रूप से कट गई। एक पॉप के साथ खून बह निकला और उस छिपकली का सिर उसके शरीर से अलग हो गया। उसका खून पीला हरा और मिश्रित रूप वाला था। काट काट कर मार डालने के बाद उसकी लाश धीरे धीरे दलदली भूमि में धंस गई, जिससे बुलबुले बनने लगे। लिन शिन ने अचानक एक टिप्पणी छोड़ दी, क्या ये हाओयू का रिश्तेदार हो सकता था? वांग युवान ने उस पर एक खाली नजर डाली। यदि आपके पास ऐसी टिप्पणियां हैं, तो क्या आपको हाओयू को सीधे बताना चाहिए? लॉन्ग हाओचेन ने कहा, यह अवश्य ही 5वें चरण का जादुई जानवर और किसी प्रकार का जहर होगा। मुझे लगता है कि कुछ दलदली जीव अपने पर्यावरण के कारण उत्परिवर्तित हो गए हैं। एक अन्य शूरवीर के लिए साधना के 7वें चरण में भी प्रकाश का कांटा चौथे चरण की शक्ति के बराबर 5वें चरण के जादुई जानवर को तुरंत मारने में सक्षम नहीं होना चाहिए। लेकिन लॉन्ग हाओचेन के थॉर्न ऑफ लाइट में रिपल्स ऑफ लाइट और होली फायर शामिल थे, साथ ही रिपलिंग लाइट की हमले की शक्ति को दोगुना करने की संपत्ति भी शामिल थी। इस त्वरित मारक प्रहार ने कम से कम समय में इस छिपकली की ताकत निर्धारित कर दी। मास्टर, मैं पर्यावरण को स्वच्छ बना सकता हूँ। 11वें संत रक्षक की धीमी आवाज सुनाई दी। लॉन्ग हाओचेन ने उसे आश्चर्यचकित होकर देखा और जवाब में सिर हिलाया। अच्छा, हालांकि आपको अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को यथासंभव संरक्षित रखना चाहिए। 11वें रक्षक संत ने उत्तर दिया, यहाँ का जल सार सघन है, इसलिए मैं इतनी अधिक ऊर्जा का उपभोग नहीं करूंगा। इतना कहते हुए उसने अपने हाथ में छड़ी घुमाई और एक गहरे धीमे मंत्रोच्चार के साथ एक गहरी नीली चमक बाहर की ओर फैल गई। 11वें गार्ड सेंट का ये पात्र लॉन्ग हाओचेन द्वारा पहले देखे गए किसी भी व्यक्ति की तुलना में अधिक तेज है। उस गहरे नीले रंग की चमक के निकलने के साथ ही हवा में कुछ चटकने लगी और एक अजीब दृश्य सामने आ गया। उनके आसपास का जहरीला कोहरा वास्तव में अत्यधिक गति से छट गया और तुरंत उनके आसपास का लगभग 50 मीटर व्यास वाला क्षेत्र एकदम साफ हो गया। जहरीली धुंध मूल रूप से भाप और जहर के मिश्रण से बनी थी, और जब गार्ड के संत 11 ने हवा में पानी को जमा दिया, इससे जहर भी प्राकृतिक रूप से साफ हो गया। लॉन्ग हाओचेन ने यह भी पता लगाया कि जमीन पर गिरे बर्फ के शंकु ने आसपास के तापमान को तदनुसार कम कर दिया, जिससे 11वें सेंट गार्ड का आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पादन कम हो गया। ये वही था जो वास्तव में सराहनीय था। चूंकि लॉन्ग हाओचेन ने इस पर ध्यान दिया, लिन शिन ने भी ऐसा ही किया। एक जादूगर के रूप में उनका हमेशा मानना था कि जादू पर उनका नियंत्रण बहुत अच्छा था, लेकिन 11वें गार्ड संत की तुलना में यह अभी भी हीन था। इसलिए वह दृढ़ता से कुछ कदम पीछे चला गया, जब तक कि वह 11वें सेंट गार्ड के पीछे नहीं रुक गया और चुपचाप उसकी हर हरकत को देखा और महसूस किया, एक जादूगर की तरह उसकी विशेषताओं को पकड़ लिया। अपनी स्वयं की चेतना होने के कारण येटिंग को भी इसके बारे में पता चला। हालांकि उनका विकास मुख्य रूप से लॉन्ग हाओचेन की मानसिक शक्ति से हुआ, लेकिन उनकी सीखने की क्षमता किसी भी तरह से कमजोर नहीं थी। येटिंग ने निष्कर्ष निकाला कि तात्विक शुद्धता के मामले में उसे इस 11वें गार्ड संत से कहीं बेहतर होना चाहिए, और चूंकि लॉन्ग हाओचेन ने 7वां चरण तोड़ दिया, इसलिए उसके लिए भी यही सच था। मायावी स्वर्ग में होने वाली आत्मा गलाने वाली भट्टी का एक लाभ यह था कि इसने उसे पूरी तरह से पकी हुई आत्मा भट्टी की स्थिति प्राप्त करने की अनुमति दी। एक तरह से वह एक सच्ची उन्नत परी भी बन गई। फर्क सिर्फ इतना था कि उसका जीवन लॉन्ग हाओचेन के जीवन का हिस्सा था। हालांकि अपनी जादुई शक्ति को नियंत्रित करने और उपयोग करने के पहलुओं में
येटिंग ने खुद को 11वें गार्ड के इस कंकाल संत से बहुत कमतर पाया। चाहे सिद्धांत में हो या नियंत्रण के अभ्यास में, उनके बीच का अंतर रात और दिन जैसा था। 11वें गार्ड संत ने उसकी जांच पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने केवल अपना कर्तव्य निभाया और अपना जादू पूरा करके फिर से मौन में लौट आए। लॉन्ग हाओचेन ने इस 11वें गार्ड संत को अंगूठा देने के लिए अपना सिर घुमाया, और इस प्रकार उन्होंने समूह का नेतृत्व करते हुए अपनी प्रगति जारी रखी। 11वें सेंट गार्ड की जादुई शक्ति के विस्फोट के साथ उनकी दृश्यता बहुत बढ़ गई, और मेलांचोली दलदल में प्रवेश करने के बाद उन्हें जो दमनकारी शक्ति महसूस हुई वह कमजोर हो गई। आंखें आत्मा के लिए एक खिड़की थीं। अन्य इंद्रियां अस्थायी रूप से किसी की आंखों का काम संभाल सकती हैं, लेकिन अधिकांश अनजाने में केवल उसी पर विश्वास करेंगे उन्होंने इसे देखा। लेकिन अगर उनका सामना आंखों से न दिखने वाली किसी चीज से हो जाए तो वे बहुत जल्दी घबरा जाएंगे। बेशक अपनी यादें खोने से पहले कैरी के लिए ऐसा मामला नहीं था। वे जितना आगे बढ़ते गए, उनके चारों ओर कोहरा उतना ही घना होता गया। गिरने वाले बर्फ के शंकुओं की संख्या भी बढ़ने लगी, लेकिन उम्मीदों के विपरीत 11वें सेंट गार्ड का पर्यावरण पर नियंत्रण कमजोर नहीं था। उन्हें घेरने वाले पौधे बेलों तक सीमित न रहकर बहुत भिन्न थे। कुछ अनोखे फूल और फल दिखाई दिए और सड़क खराब होने लगी। कड़ाई से कहें तो उदास दलदल में प्रवेश करने के बाद कोई रास्ता नहीं था, और एकमात्र रास्ता वह रास्ता था जिसमें लॉन्ग हाओचेन ने अपना रास्ता बनाया था। आसपास की लताएं विशेष रूप से मोटी थीं, जिन्हें काटने के लिए प्रकाश की तरंगों द्वारा प्रबलित प्रकाश की कम से कम 2 या 3 स्पाइक्स की आवश्यकता होती थी। ये काम उनके आदेश के अनुसार लॉन्ग हाओचेन द्वारा फिर से किया गया, जबकि अन्य लोग निगरानी करते रहे। ऐसी जगह पर लोगों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं था। कैयर चुपचाप लॉन्ग हाओचेन की पीठ पर चल पड़ा। अपने साथियों के लिए रास्ता साफ करने के लिए इस बहुत ही छोटे लड़के को लगातार तलवार घुमाते हुए देखकर उसकी आंखों से डर धीरे धीरे गायब हो गया। दूसरे से सुरक्षा की वह निश्चित भावना फिर से जाग उठी, और उसमें कुछ अवर्णनीय चीजें जाग उठीं। उसके दिल और सिर में समय समय पर दर्द होता था जब वह खुद को इस आदमी के अस्तित्व की याद दिलाने की कोशिश करती थी। धीरे धीरे लॉन्ग हाओचेन पर उसका भरोसा बढ़ रहा था, और उसका मूड उतना खराब नहीं था जब वह अपनी यादें खोने के बाद जागी थी। कम से कम उसे अपने साथ आए लोगों से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। हालांकि उसे भूलने की बीमारी हो गई थी, कैरी की बुद्धि अभी भी बरकरार थी। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि अगर उसकी यादें खोने के बाद ये लोग उसके पास मौजूद नहीं होंगे तो वह वास्तव में दुखी होगी। उसके आसपास रहना बहुत अच्छा था। जैसे ही कैयर अपने विचारों को अनियंत्रित होने दे रही थी, लॉन्ग हाओचेन ने अचानक अपनी प्रगति रोक दी। कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वह अपने मन में सारे परिवेश को महसूस कर सकता था, लेकिन उसे यह नहीं पता चल सका कि क्या गलत है। हालांकि जैसे जैसे ये भावना आती गई और मजबूत होती गई, और यह पहले जैसा ही लग रहा था जब वे 6 टीमों से घिरे हुए थे। डेमन स्लेयर रिमूवर्स, हालांकि यह उतना तीव्र महसूस नहीं हुआ। ये खतरे का सहज एहसास था। लॉन्ग हाओचेन की अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई और वह जोर से चिल्लाया, कैयर, सावधान रहें। अचानक पीछे हटने पर उसकी चौड़ी पीठ कैयर से टकरा गई। भले ही कैयर भूलने की बीमारी थी, फिर भी उसकी युद्ध प्रवृत्ति अभी भी मौजूद थी। जब लॉन्ग हाओचेन ने उसे अचानक मारा तो उसका दाहिना हाथ अनजाने में उसकी पीठ में चला गया। उस धक्के के बल से वह सीधे पवित्र वस्त्र के किनारे से टकराया। जैसे ही वह आश्चर्य से भर गई, नीचे दलदल से एक विशाल सिर फूटा, जिसने लॉन्ग हाओचेन को जमीन पर गिरा दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। उस विशाल सिर द्वारा धकेले जाने के बाद वह हवा में उसके पीछे चला गया और अपना मुंह पूरा खोल दिया, जिससे 2 मीटर चौड़ा गैप दिखाई देने लगा। ये गहरे हरे रंग का एक बड़ा सांप था जिसका चिपचिपा हिस्सा पानी के जग जितना मोटा था। उसके बड़े पैमाने पर मुंह खोलने का दृश्य सभी को भयानक भय देने के लिए काफी था। उनकी उपस्थिति बिना किसी चेतावनी की थी और किसी को भी उनकी उपस्थिति का एहसास नहीं हुआ। ये बहुत अप्रत्याशित था। लॉन्ग हाओचेन के शरीर से एक सुनहरी चमक के साथ 4 आध्यात्मिक भुजाओं ने अचानक उसे ऊपर धकेल दिया। यद्यपि पवित्र लबादा टूट गया था, पवित्र अग्नि उसमें से ऊपर उठी और बिना किसी कठिनाई के आसपास के जहर से छुटकारा पाने में सफल रही। अध्याय 420 उदासी की भूमि, मृत्यु की भूमि, भाग 3। अपने आध्यात्मिक पंखों की मदद से उसने स्वाभाविक रूप से विशाल सांप को उसे निगलने नहीं दिया। उसका शरीर धीरे धीरे हवा में रुक गया, अपनी भुजाओं के एक स्मार्ट फड़फड़ाहट के साथ बाईं ओर बगल में मुड़ गया और उस विशाल सांप के विशाल सिर को पार कर गया। तभी विशाल सांप का विशाल शरीर जमीन पर गिर गया। हालांकि प्रवेश सरल था, वापसी इतनी आसान नहीं होगी।
थोड़े समय के आश्चर्य के बाद 64वीं कक्षा के दानव शिकार दस्ते के कमांडर के सभी लोगों ने हमला कर दिया। काफी देर तक एक साथ लड़ने के बाद वे अचानक हुए हमले से घबरा गए। जादूगर तेजी से पीछे हट गए, जिससे विशाल सांप और आसपास के लोगों से दूरी बन गई। हान यू तुरंत आक्रामक नहीं हुआ, बल्कि उसने जादूगरों की रक्षा करते हुए अपनी जंगली स्कारलेट ब्लड तलवार छोड़ दी। इस बीच आसपास के अन्य योद्धा अपने सभी हमले विशाल सांप पर कर रहे थे। वांग युवान सबसे करीब था और उसकी विशाल ढाल उस विशाल सांप के खिलाफ तेज नोक से टकराते हुए तेजी से बाहर निकली। डिवाइन स्पिरिट शील्ड की आक्रमण शक्ति हमेशा की तरह महान थी, और यद्यपि उसने अपने सभी अंतरिक्ष क्रिस्टल सम्मिलित नहीं किए, वान की वर्तमान शक्ति जी युवान शुरू से अंत तक अपने 2 अंतरिक्ष क्रिस्टल को दिव्य आत्मा शील्ड में डालने के लिए पर्याप्त था, बहुत अधिक खपत के बिना। दुर्भाग्य से विशाल सांप के पास भी अद्भुत सुरक्षा थी, और उसकी त्वचा बेहद मोटी थी, क्योंकि सांप की मजबूत मांसपेशियों द्वारा मजबूर होने से पहले दिव्य आत्मा ढाल उसकी त्वचा में 1 मीटर के छठे हिस्से से अधिक प्रवेश करने में विफल रही थी। हालांकि मैं अभी भी कुछ गहरे हरे रंग का तरल छोड़ता हूँ। वांग युवान का हमला सिर्फ शुरुआत थी, और इसके बाद सिमा जियान की विशाल धातु की गेंद से हमला हुआ, जो विशाल सांप के शरीर से टकराया और तुरंत एक हिंसक झटका पैदा कर दिया। आकाश में उड़ने वाले विशाल सांप ने अपने विशाल मुंह से दहाड़ निकाली। हालांकि सिमा जियान ने डिवाइन पर्पल थंडर स्पिरिट स्टोव की शक्ति जारी नहीं की, लेकिन लाइट एनर्जी बॉल की विनाशकारी शक्ति बहुत महान थी, जो कि सर्वश्रेष्ठ पौराणिक उपकरणों में शुमार होने में सक्षम थी। दबाएं, नष्ट करें और ट्रिपल ब्लास्ट करें। बैंग बैंग बैंग। 3 जोरदार धमाकों की आवाज के साथ उस विशालकाय सांप पर बगल से बमबारी की गई, जो विस्फोट के केंद्र में टेढ़े कोण पर पड़ा हुआ था, जिससे सांप को बहुत नुकसान हुआ है। उग्र आंखों के रंग की एक चमक आगे बढ़ी, और 12वें होली गार्ड असुर के प्रहार ने सिमा जियान द्वारा दिए गए घाव को तेजी से काट दिया, जो 1 मीटर लंबा था। लिन शिन की अग्निशाप तकनीक और 11वें सेंट गार्ड का बर्फ का भाला लगभग एक ही समय में चला, और जादुई नियंत्रण में अंतर एक बार फिर स्पष्ट हो गया। इन दोनों मंत्रों को लगभग एक साथ निष्पादित किया गया था, लेकिन लिन शिन का अग्निशाप थोड़ा धीमा था। 11वें सेंट गार्ड के बर्फ के भाले से टकराने के तुरंत बाद विशाल सांप आग के अभिशाप से बमबारी करने से पहले अचानक रुक गया। प्रचंड शक्ति ने सांप को एक और झटका दिया, जिससे उसके शरीर की क्षति बहुत बढ़ गई। इस बीच येटिंग होली स्पिरिट स्टोव से निकली एक सफेद चमक चुपचाप उस विशाल सांप पर गिरी, या यूं कहें कि इसे लॉन्ग हाओचेन कहा जाना चाहिए। उस बड़े सांप को मारने का पूरा मकसद तब लॉन्ग हाओचेन पर ही केंद्रित था। इसी समय सहसा एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुम मरने को कह रहे हो। तुरंत हर किसी को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक स्पष्ट ठंड महसूस हुई, और बड़े पैमाने पर नरसंहार का माहौल वास्तव में जहरीली गैस का कारण बना तेजी से तितर बितर हो जाना, मानो डर से सहम रहा हो, पारदर्शी भूरे रंग की चमकीली चमक में। विशाल सांप, जो स्वतंत्र रूप से गिर रहा था, अचानक रुक गया, और तभी हवा में एक मधुर कुचलने की आवाज सुनाई दी। उसके बाद सभी दिशाओं में एक गहरे हरे रंग का तरल विस्फोट हुआ। वह मोटा सांप वास्तव में वैसे ही बीच में से कटा हुआ था। दरअसल सभी के हमले से भी उसका शरीर केवल घायल हुआ था, और इस प्रक्रिया में सभी को इस विशाल सांप की अद्भुत रक्षा का एहसास हुआ। लेकिन अभी इसे बेशर्मी से 2 हिस्सों में काट दिया गया। इसे प्राप्त करने के लिए कौन सा अत्याचारी हमला आवश्यक था? एक पल में कयर की आंखें ठंडक से भर गईं। ठीक उसी तरह जैसे उसकी भूलने की बीमारी से पहले उसके हाथ में एक डेथ गॉड स्किट प्रकट हुआ, जैसे कि वह डेथ गॉड के सार से एक हो। उपस्थित सभी लोगों पर भयानक मानसिक दबाव डाला गया, जिन्हें हवा में तेज ठंडक महसूस हुई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि जिस कैर की वे रक्षा कर रहे थे वह विस्फोट के लिए इस क्षण को चुनेगा। इस समय एक चमकदार सुनहरी बाधा चमक रही थी, जिसने सभी को अंदर से घेर लिया था, और हान यू के पवित्र लबादे की मदद से सांप के खून को अवरुद्ध कर दिया गया था। बेशक लॉन्ग हाओचेन ने ये सब देखा, उसका हृदय तुरंत परम आनंद से भर गया। कैर ठीक हो गया। हालांकि अगले ही पल वह इन विचारों को जारी नहीं रख सका। हालांकि विशाल सांप को आधा काट दिया गया था, लेकिन उसका हमला नहीं रुका। जैसा कि कहा जाता है, एक कनखजूरा मर जाता है लेकिन कभी नहीं गिरता। इसके अलावा यह विशालकाय सांप न जाने कितने वर्षों से मेलांचोली दलदलों में रह रहा है। कट जाने के कारण और इसके अलावा डेथ लॉर्ड की दरांती द्वारा जारी नरसंहार की भयानक आभा से प्रभावित होकर उसका शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। हालांकि यह उसकी जान लेने के लिए पर्याप्त नहीं था। वास्तव में जब तक ये दलदल में रहेगा, समय मिलने पर इस जानवर को ठीक होने का मौका मिलेगा। लेकिन पवित्र आत्मा स्टोव के प्रभाव में ये केवल लॉन्ग हाओचेन को निशाना बनाने में सक्षम था,
और सांप स्वाभाविक रूप से इस आदमी के प्रति कड़वी नफरत से भर गया था। अपना मुंह जोर से खोलकर एक गहरे हरे रंग की गेंद लॉन्ग हाओचेन की ओर उड़ गई। जैसे ही प्रकाश का ये गोला बाहर आया, लॉन्ग हाओचेन को एक बड़े खतरे का आभास हो गया। उसके हाथ में शाइनिंग होली शील्ड तुरंत हिल गई। होली शील्ड तकनीक और शील्ड वॉल, दो बड़े रक्षात्मक मंत्र एक साथ डाले गए। और उस क्षण जब प्रकाश का गोला वह उसके पास पहुंचा, उसकी गौरवशाली पवित्र ढाल उसकी छाती के सामने खड़ी हो गई और रुक गई। दिव्य बाधा। लेकिन एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, लॉन्ग हाओचेन के पास अभी भी येटिंग थी। लॉन्ग हाओचेन की पीठ पर पहुंचने के बाद येटिंग ने अचानक अपने कर्मचारियों से आती हुई रोशनी की एक श्रृंखला को चमकाया। तुरंत भाले के आकार में संघनित होकर उसने गहरे हरे रंग की गेंद को मारने का बीड़ा उठाया। शानदार सितारा भाला। जिस क्षण से कुछ समय पहले उसने पवित्र आत्मा स्टोव छोड़ा था, येटिंग इस मंत्र का जाप कर रहा था। पवित्र आत्मा स्टोव के खींचने वाले प्रभाव के माध्यम से ये लॉन्ग हाओचेन के ठीक बगल में दिखाई दिया और तुरंत ब्रिलियंट स्टार स्पीयर को निकाल दिया। एक जोरदार आवाज के साथ वह गहरे हरे रंग का गोला रुक गया और अनगिनत बिखरी सुनहरी रोशनी के साथ चमकीला स्टार स्पीयर एक तरफ धकेल दिया गया। हालांकि उस विशालकाय सांप की स्थिति अच्छी नहीं थी और उसके गिरते शरीर से करुण चीख निकली। शोर होली शील्ड और शील्ड वॉल तकनीक की बाहरी सुरक्षा टूट गई और ग्लोरियस होली शील्ड पर अंततः बमबारी हुई। लॉन्ग हाओचेन ने अपने अंदर अजीब शक्ति का उदय महसूस किया और अपनी साधना के साथ साथ दैवीय बाधा की रहस्यमय सुरक्षा के बावजूद वह एक बार फिर से नीचे गिरा दिया गया। एक आवेशित ध्वनि उत्पन्न करते हुए ग्लोरियस सेंट शील्ड में एक बड़ी दरार दिखाई दी, जिसके केंद्र में भी एक दरार थी। गौरव स्तर के उपकरण का ये टुकड़ा अब गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था और हालांकि पुनर्प्राप्ति अभी भी संभव थी, ये ढाल के साथ आने वाले स्व उपचार जादू के साथ संभव नहीं था और एक दादा लोहार को ढूंढना होगा जो बहाल करने में सक्षम होगा। ये हरी गेंद लॉन्ग हाओचेन के पास से गुजरने के बाद सीधे विशाल सांप के विशाल मुंह में लौट आई, जैसे कि उसमें जीवन हो। हालांकि उसी क्षण जिस तरह से उसके शरीर को काटा गया था, उसके कारण विशाल सांप की युद्ध शक्ति कम हो गई। एक जलती हुई आकृति अचानक ऊपर उठी और आग से घिरे आत्मा पंखों की एक जोड़ी तुरंत दिखाई दी। 12वें रक्षक संत लगभग पलक झपकते ही विशाल सांप के मुंह के ऊपर प्रकट हो गए। उन्होंने तुरंत अपने हाथ में मौजूद तलवार को असुर प्रकाश के साथ विस्फोटित कर दिया। इस बार असुर लूंज। सीधे गहरे हरे रंग की चमक पर निशाना लगाना। 11वें और 12वें गार्ड संतों को अत्यधिक पूर्णता के साथ जोड़ा गया था। बर्फ की एक बड़ी गेंद एक परवलयिक चाप का अनुरेखण करती हुई पीछे आए उस सांप के मुंह में पूरी तरह और सटीकता से गिरना। अन्य लोग स्वाभाविक रूप से चुपचाप खड़े नहीं रहे और इस थोड़े से समय में वांग युवान ने अपने दिव्य आत्मा शील्ड में 2 और स्थानिक क्रिस्टल जोड़े। वह स्वाभाविक रूप से बता सकती थी कि ये दोनों गार्ड क्या कर रहे थे और सांप को उसकी गहरे हरे रंग का गेंद को निगलने नहीं दे रहे थे। नतीजतन उसके सॉटे स्पेस डिवीजन का लक्ष्य केवल सांप के गाल के किनारे पर था। सिमा जियान और हान यू के हमले भी पीछे से आए। शापित आग फिर से प्रकट हुई और टूटे हुए हिस्से से विशाल सांप के अंदरूनी हिस्से में प्रवेश कर गई और सिमा जियान की लाइट एनर्जी बॉल उसके पीछे चली गई, जिसमें बैंगनी बिजली की रोशनी थी। वास्तव में मौजूदा समय में लॉन्ग हाओचेन और उनके साथियों के पास पहले से ही रॉयल ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड की मौजूदा ताकत थी। पूर्ण शक्ति के संयुक्त हमले के साथ हान यू और चेन यंग र को छोड़कर, जिन्होंने अभी तक कार्रवाई नहीं की थी, अन्य ने अपनी पूरी ताकत के साथ अपने सभी हमले किए, एक विनाशकारी शक्ति को उजागर किया जिसकी अच्छी तरह से कल्पना की जा सकती थी। आवश्यक बात यह थी कि उनकी एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छी समझ थी। उनकी शक्तियों का संयोजन जोड़ जितना सरल नहीं था, बल्कि उससे भी अधिक हद तक था। 12वें होली गार्ड असुर का प्रहार और प्रकाश की वो हरी गेंद एक दूसरे से जोरदार तरीके से टकराए और काली गेंद 1 दर्जन मीटर से अधिक दूर उड़ गई। हालांकि वह बड़ी मुश्किल से मैदान पर पकड़ बनाए रखते हुए गति से पीछे हट गया और 11वें गार्ड संत द्वारा मारा गया प्रकाश का विशाल गोला पहले से ही सांप के मुंह में था। कांटों से भरी बर्फ की एक बड़ी गेंद को निगलते समय आकाश की ओर खुले एक जीवित प्राणी को जो अनुभूति होती होगी, वह किसी की कल्पना से भी परे थी। और ठीक इसी समय वांग युवान के सॉटे स्पेस डिवीजन और पीछे से लिन शिन सिमा जियान के हमलों ने इस विशाल सांप को पकड़ लिया। सॉटे स्पेस डिवीजन के प्रभाव से विशाल सांप का पूरा शरीर खींच गया था, जो स्वाभाविक रूप से प्रकाश की उस गहरे हरे रंग की गेंद को निगलने में असमर्थ था। तभी तेज आवाज के साथ उसके 10 मीटर लंबे शरीर का एक और हिस्सा कटकर फिर से झुलस गया। उसका विशाल शरीर मुड़ गया और अंततः दलदल में गिर गया। हालांकि दलदल गीला और कीचड़ युक्त निकला, बल्कि ठंड से भरी कठोर बर्फीली जमीन थी।
अपना आइस बॉल पूरा करने के बाद 11वें होली गार्ड ने अपना अगला जादू एन का इस्तेमाल किया। पृथ्वी, बर्फ से ढकी हुई पृथ्वी। इस शक्तिशाली 7वें चरण के जादू ने दलदल क्षेत्र को लगभग 1 किलोमीटर तक जमा दिया और यह जल्द ही विघटित होने वाला नहीं था। इस जादू को जारी करने के बाद 11वें गार्ड संत अंततः थके हुए दिखे।